हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सीएमए फाउंडेशन लॉ वीडियो लेक्चर्स। तो यस गाइस, हम लोग कर रहे हैं हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और हम लोगों को इस लेक्चर में कंटिन्यू करना है हमारा जो प्रीवियस में हम लोग जहां पर छोड़े थे वहीं से। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि तुमको डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक रीड करके आना है। अंडरस्टैंडिंग तो मैं क्लियर करूंगा अभी इस वीडियो में, पर तुमको डिफरेंस पढ़ के आना था। तो होप सो तुम लोग पढ़ के आए होगे। तो आगे मैं तुम लोग को अब समझाता हूँ। देखो, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस दिया, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। कई सारी चीजें हमको पहले से पता है, अंडरस्टूड है, और कई सारी चीजें जो हमको नहीं पता है वो हम समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले लिखा है पार्टीज। प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टी होती है? दो, मेकर और पेई। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन होता है? ड्रॉ, ड्रॉई और पेई। और चेक में भी तीन पार्टी होती है, ड्रॉ, ड्रॉई और पेई। ठीक है, ये बात हमको पहले से पता थी। नेचर, नेचर क्या है? प्रोमिसरी नोट एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। देखो, प्रॉमिस और अंडरटेकिंग एक ही बात होता है। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। और चेक क्या है? ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर टू पे ऑन डिमांड। मतलब किसी बैंकर के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं चेक को, और जब डिमांड करेगा सामने वाली पार्टी तब बैंक को पे करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस प्रोमिसरी नोट में नेसेसरी नहीं, क्योंकि प्रोमिसरी नोट तो खुद ही जो वो होता है, जो पेमेंट करने वाली पार्टी होती है, खुद ही फाड़ के देती है कि हाँ मैं पेमेंट करूंगी, तो टेंशन ना ले। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब जरूरी है एक्सेप्टेंस? जब बिल आफ्टर साइट हो। बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर डेट। क्या होता है बिल आफ्टर डेट? मतलब जिस दिन बिल बना उसी दिन से एक्टिवेट हो गया, एक्सेप्टेंस की जरूरत हमको नहीं है। बिल आफ्टर साइट एक्सेप्टेंस की जरूरत है, जब एक्सेप्टेंस होगा, साइन होगा ड्रॉई का, तभी बिल एक्टिवेट होगा। तो उस सिचुएशन में नेसेसरी द बिल इज पेबल आफ्टर साइट, और चेक में भी नेसेसरी नहीं है। ठीक है। लाइबिलिटी, अब ये वाला पॉइंट समझना, जनरली बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं, पर बहुत इजी पॉइंट है। Liability of the maker is primary and absolute liability, but in case of this, liability of the drawer is conditional and secondary upon non-payment. Liability of drawer is conditional and secondary upon non-payment. सिंपल सी बात है। देखो, यहां पर जो प्राइमरी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है वो मेकर की है। इसका मतलब सिंपल सी बात, जो प्रोमिसरी नोट को बनाएगा, मान लो ये बंदा प्रोमिसरी नोट को बनाया, तो प्राइमरी मतलब पहली लाइबिलिटी किसकी है? प्रोमिसरी नोट में जो अमाउंट है उसको पे करने की, खुद मेकर की, क्योंकि मेकर तो खुद ही बोलता है ना, आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे। तो मेकर खुद ही बोलता है कि मैं प्रॉमिस करूंगा पे करने की। प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? खुद मेकर की, क्योंकि मेकर ही उधारी में था और मेकर ने प्रॉमिसरी नोट फाड़ के दिया सामने वाली पार्टी को। ठीक है। तो प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है? खुद मेकर की होती है प्राइमरी लाइबिलिटी। ठीक है। लेकिन यहां पर लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर इज कंडीशनल एंड सेकेंडरी अपॉन द नॉन पेमेंट ऑफ ड्रॉई। जबकि यहां पर जो ड्रॉअर होता है, जो मेकर होता है, बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर होता है वही मेकर होता है, उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब अगर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं की, ड्रॉई ने अगर पेमेंट नहीं की तो ड्रॉअर लायबल हो जाएगा। भैया ड्रॉअर क्यों लायबल होगा? ड्रॉअर को तो पैसा मिलना था ना। तो देखो, मान लो ये ड्रॉवर है, इसने किसी ड्रॉई से पैसा लिया, ड्रॉई से बिल फड़वा लिया, बीआर फड़वा लिया, और उसने इसको एंडोर्स कर दिया। मान लो ए है, ये बी है, उसने सी को एंडोर्स कर दिया, सी ने डी को एंडोर्स कर दिया। ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, डी जो है वो सबसे पहले पैसा लेने किसके पास जाएगा? भैया ड्रॉई के पास। किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास, क्योंकि कायदे से पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉई करेगा। तो प्राइमरी लायबिलिटी किसकी हुई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? ड्रॉई की हुई। अगर ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया, अगर ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया, तब फिर वो जाएगा और इन लोगों से पैसा लेगा, बीच में जितनी भी पार्टी थी। भैया सिर्फ सी से लेगा ना, क्योंकि वो तो सी का उधारी था। नहीं, बिल डी के पास है ना, दोनों से पैसा ले सकता है। और कायदे से तुम अगर कॉमन सेंस से सोचो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तुम यही काम करते हो। तुम सी को फिर से क्या बना देते हो? डेटर, और सी फिर से ए को डेटर बना देता है। तो अल्टीमेटली बीच में जितनी भी पार्टी होती है ऑटोमेटिक सारी फिर से इन्वॉल्व हो जाती है। ऑटोमेटिक सारी लाइबिलिटी, सारी पार्टी फिर से लाइबल 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 होते जाती है। सब धड़ 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 डेटर बनते जाते हैं फिर से। क्यों? क्योंकि यहां पर प्राइमरी लाइबिलिटी होती है ड्रॉई की। अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया या पेमेंट करने से मना कर दिया, तो बीच में जितनी भी पार्टियां होगी ना एंडोर्समेंट में, सब धड़ 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 फिर से लायबल होते जाएगी। ठीक है। तो इनकी कौन सी लाइबिलिटी हुई? सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि अगर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया तब इन लोग लायबल होंगे, और बेसिकली तब ड्रॉअर लायबल होगा, बेसिकली तब ड्रॉअर लायबल होगा। समझे? तो इनकी लाइबिलिटी, ड्रॉअर की लाइबिलिटी क्या है? सेकेंडरी है। देखो, ड्रॉअर की लाइबिलिटी क्या है? सेकेंडरी। वैसे यहां पर भी ड्रॉअर की जो लाइबिलिटी है वो क्या है? सेकेंडरी लाइबिलिटी। यहां पर भी ड्रॉअर कौन है? जो चेक फाड़ के दिया है। अगर बैंक ने पेमेंट नहीं किया, प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? चेक बैंक के नाम पर इशू है, बैंक पेमेंट करेगी, बैंक पेमेंट करेगी। अगर बैंक ने पेमेंट करने से मना कर दिया या बैंक ने पेमेंट नहीं किया, तो प्राइमरी लाइबिलिटी बैंक की थी, बैंक ने पेमेंट नहीं किया, तब जिसको चेक दिया गया था वो आके ड्रॉअर का गला पकड़ेगा। ए बैंक मेरे को पेमेंट नहीं किया, तू पेमेंट कर। बैंक ने मेरे को पेमेंट नहीं किया है,
नाउ यू आर गोइंग टू पे मी द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी? ड्रॉअर की। तो यहां पर समझो, यहां पर जो ड्रॉअर था, बेसिकली मेकर और ड्रॉअर एक ही होते हैं, उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एब्सोल्यूटली वही पे करेगा। पर यहां पर ड्रॉअर की लाइबिलिटी सेकेंडरी है प्लस कंडीशनल है, यहां पर भी ड्रॉअर की लाइबिलिटी सेकेंडरी प्लस कंडीशनल है कि अगर बैंक ने यहां पेमेंट नहीं किया और यहां पर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया, तब ड्रॉअर जो है वो लायबल हो जाएगा। तो सेकेंडरी में वो लायबल होगा, प्राइमरीली लायबल नहीं होगा। पर यहां पर ड्रॉअर जो है वही प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, उसी को पेमेंट करना है, तो वो प्राइमरी लायबल है। ठीक है, क्लियर हुई बात? यस। नोटिस ऑफ डिसऑनर, अगर डिसऑनर हो गया तो प्रॉमिसरी नोट में नेसेसरी नहीं है, यहां पर नेसेसरी है, चेक में भी नेसेसरी नहीं है। ठीक है। पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम, ऑन डिमांड भी हो सकता है और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड और आफ्टर सर्टेन पीरियड। जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसरी नोट हमेशा बियरर को पैसा मिल जाए। प्रॉमिसरी नोट के केस में हमेशा बियरर को, हो सकता है प्रॉमिसरी नोट में नाम लिखा हो और जिसका नाम लिखा है वो आदमी नहीं, कोई और आदमी ला रहा हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमेशा बियरर को ऑन डिमांड पैसा मिल जाए। ठीक है, ऑन डिमांड पैसा मिलेगा पर उसी बंदे को मिलेगा जिसका नाम लिखा है उसमें। ठीक है, ये भी ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ऑन डिमांड वाला भी हो सकता है और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम वाला भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन कैन नॉट बी मेड पेबल टू अ बियरर ऑन डिमांड, सिंपल सी बात है, बियरर ऑन डिमांड को अवेलेबल नहीं हो पाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी अमाउंट। ठीक है, उसमें भी सिचुएशन हो सकती है पर जनरली नहीं होता। लेकिन चेक के केस में ऑन डिमांड इवन टू बियरर इफ सो मेड, सिंपल सी बात है, अगर बियरर चेक बनाया गया है, तो यहां पर चेक के केस में इज्जत से उसको पैसा मिल जाएगा। बियरर को इज्जत से उससे ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, ज्यादा क्या कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बियरर जाके काउंटर में चेक रखेगा, पैसा लेगा, चुपचाप फुर्सत से निकल जाएगा। ठीक है, और अगर बैंक में कैमरा नहीं हुआ तो गया पैसा हाथ से। ठीक है, तो इसलिए बियरर चेक का भी इशू मत करियो। ठीक है, वैसे होता भी नहीं है जनरली, क्योंकि फिर ऐसी खतरा होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। क्रॉसिंग इसमें नहीं होती, इसमें होती है। ठीक है, चेक के केस में क्रॉसिंग होती है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्रॉसिंग ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पर प्रॉमिसरी नोट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग जैसा कुछ नहीं होता। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इन केस ऑफ डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग चार्जेस क्या होता है। नोटिंग और प्रोटेस्टिंग चार्जेस मतलब होता है जैसे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज ना, अगर डिसऑनर हो गया मतलब ड्यू डेट के दिन पेमेंट नहीं हुई, तो आप डर जाओगे कि अरे यार ये तो बिल बोला था, प्रॉमिस किया था पे करेगा, 3 महीने का समय भी हो गया और अब डिसऑनर कर दिया बिल को। आप तुरंत जाओगे एक नोटरी वाले के पास मतलब वकील के पास, उन लोग करते हैं, प्रैक्टिसिंग वकील लोग करते हैं ये काम। उनके पास जाके आप तुरंत स्टैम्प पेपर एक लोगे जिसमें 10 रुपए का फोटो बना रहता है। स्टैम्प पेपर जनरली उसमें सीरियल वगैरह में देखे होगे, गोपी बहू में ये राशि, कुकर में से चने निकाल दिए वाले सीरियल, ऐसे टाइप के सीरियल में देखे होगे, प्रॉपर्टी के कागजात। तो वैसे एक कागज को खरीदेगा, उसमें नोटिंग करवा देगा कि ये बंदा जिसने मेरे को प्रॉमिस किया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज फाड़ के दिया था, पेमेंट करेगा, इसने मेरे को पेमेंट नहीं की, नोटिंग करवा लेगा ताकि एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाए, उसके अगेंस्ट पे प्रूफ हो जाए और फिर वो जाके कोर्ट में केस कर सके। ठीक है, इसने मेरे को पैसा नहीं दिया, अगर वो नहीं दिया तो कोर्ट में मतलब एक सिक्योरिटी वाली बात है। तो इसलिए तो हम नोटिंग चार्जेस लेते हैं ड्रॉई से, क्योंकि उसके चक्कर में हमारा जबरदस्ती का खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, नॉट रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, नॉट रिक्वायर्ड। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बस नोटिंग चार्जेस लगता है। ठीक है, ग्रेस पीरियड अवेलेबल है नहीं है अवेलेबल। ठीक है, और अदर फीचर्स में नंबर, डेट, प्लेस नॉट एसेंशियल मस्ट बी स्टैम्प्ड। ठीक है, तो नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, प्लेस एसेंशियल नहीं है। यहां पर भी नंबर, डेट, प्लेस नॉट एसेंशियल मस्ट बी स्टैम्प। प्लेस एसेंशियल नहीं है पर नंबर, डेट और स्टैम्प्ड होना चाहिए, और यहाँ नंबर, डेट, प्लेस एसेंशियल, नीड नॉट टू बी स्टैम्प्ड। यहां पर स्टैंपिंग जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर, डेट और प्लेस होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों में भी प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नंबर, डेट और स्टैंपिंग होना चाहिए। चेक के केस में नंबर, डेट और प्लेस होना चाहिए, स्टैंप जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और स्टैम्प क्यों नहीं जरूरी मैं तुम लोग को बता दिया, क्योंकि चेक के ऊपर ऑलरेडी बैंक का नाम, पता, एड्रेस सब लिखा रहता है, एवरीथिंग इज नोटेड। ठीक है, तो बैंक का लोगो को सब बना रहता है, तो काहे स्टैम्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक का, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब तुमको समझ में आ गया है, ऐसा चीज जो हम लोग अगर चेक में कर दिए, चेक के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में अगर हम लोग क्रॉसिंग कर दिए, तब वो चेक जो है वो कैश नहीं हो पाएगा, काउंटर में जाके उससे कैश नहीं ले सकते, अब वो चेक सीधा अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा। लेकिन नॉर्मल क्रॉसिंग के सिचुएशन में तुम कैश निकलवा सकते हो, पर उसमें भी एक सिचुएशन है, तुमको बताई जाएगी, रुक जाओ पहले देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर बोल रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 एक्सप्लेन्ड अबाउट क्रॉसिंग। अ चेक में बी ओपन चेक और अ क्रॉस चेक। द फॉर्मर में बी प्रेजेंटेड अक्रॉस द काउंटर फॉर पेमेंट, द लेटर विल बी प्रेजेंटेड थ्रू अनदर बैंक। While in the case of the open check, payment may be obtained in cash. In the case of cross check, the amount will be credited to the account of the customer of the bank. क्या बोल रहे हैं?
इन केस ऑफ ओपन चेक आप पैसा कैश में ले सकते हो तुरंत, पर क्रॉस चेक के केस में आपको पैसा अकाउंट में ही मिलेगा, आपको पैसा अकाउंट में ही मिलेगा। यही मतलब बताया था क्रॉसिंग का, ठीक है। अब देखो मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग आपको दिया हुआ है, द एक्ट ऑफ ड्रॉइंग टू डायगोनल और ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन ऑन द फेस ऑफ अ चेक इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ द चेक। इन अदर वर्ड्स अ क्रॉस चेक इज वन व्हिच हैज टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन क्रॉसिंग द डायरेक्शन ऑफ द बैंकर नॉट टू पे द मनी अक्रॉस द काउंटर। इस मीन द बैंकर शुड पे द मनी ओनली थ्रू बैंकर, ठीक है। मतलब यहां पर सिर्फ अकाउंट में ही पैसा पे किया जाएगा, वो ये क्रॉसिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉसिंग क्या है? प्रोटेक्शन और सेफगार्ड ऑफ द पे, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो पे है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सेफगार्ड करना इज द ओनली रीजन ऑफ द क्रॉसिंग। काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग कैन बी जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं तुमको जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग दो ही तरीके के होते हैं, जनरल और स्पेशल। तो देखो जनरल क्रॉसिंग क्या होता है, देखो जनरल क्रॉसिंग के अंदर भी टाइप्स है। सबसे पहले क्रॉसिंग समझ गए ना, जैसे मान लो ये चेक है, तो चेक के लेफ्ट साइड में दो ठो डंडा खींच देंगे पैरेलल लाइन, तो वो तुम्हारा क्रॉसिंग कहलाएगा। अब क्रॉसिंग होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, देखो एक जनरल और स्पेशल हो गया, उसके अंदर भी होते हैं। जैसे एक होता है नॉर्मल क्रॉसिंग। नॉर्मल क्रॉसिंग मतलब क्या होता है, ऐसे तुम क्रॉसिंग कर दोगे और जिस बंदे का नाम लिखा है, जिस बंदे का नाम लिखा है उस चेक के ऊपर, वो बंदा या तो उस चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेगा खुद जाके, या तो वो एनकैश करवा सकता है। पर ये वाला होता नहीं है जनरली, क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग का मतलब ही लिखा हुआ है कि तुम कैश नहीं ले सकते ओवर द काउंटर, पर एक टाइप है तो बता दिया गया है, ठीक है। एक टाइप है, वैसे मैं तुम लोग को बता दूं, अकाउंट पे ही सबसे ज्यादा चलन में है, सबसे ज्यादा चलन में अकाउंट पे ही है। तुमको जनरली अकाउंट पे ही 90% केसेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। पर जिस बंदे का नाम लिखा है वो बंदा खुद जाके अकाउंट में डिपॉजिट कराए या खुद जाके वो एनकैश करा सकता है, तो दैट इज नॉर्मल क्रॉसिंग। कोई बच्चा पूछेगा नहीं भैया क्रॉसिंग के मीनिंग में तो लिखा है आप ओवर द एनकाउंटर पैसा नहीं ले सकते, तो आप ऐसा क्यों बता रहे हो? मैं बोल रहा हूं ना, चलन में नहीं है, बस ये टाइप है। तो नॉर्मल क्रॉसिंग है भी नहीं है, एक ही बराबर है, अस्तित्व में ही नहीं है। अकाउंट पे ही क्या होता है? अकाउंट पे ही होता है मतलब जिस बंदे का नाम लिखा है, जिस बंदे का नाम लिखा चेक में, वो अपने किसी भी बैंक के अकाउंट में, एनी बैंक अकाउंट में इस चेक को डिपॉजिट करवा सकता है और उसको अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अकाउंट पे ही, उसके अकाउंट में ही उसको पैसा मिलेगा, उसके अकाउंट में ही उसको पैसा मिलेगा। तो दैट इज नोन एज अकाउंट पे चेक, ठीक है। फिर आता है एंड कंपनी। एंड कंपनी मतलब जब आप क्रॉसिंग करोगे तो आप उसमें लिख दोगे XYZ एंड कंपनी लिख दोगे। तब जब आप नाम लिखोगे ना, तो इसका मतलब यह है जिस कंपनी का वहां पर नाम लिखा है, जिस कंपनी का वहां पर नाम लिखा है, जिस कंपनी या जिस फर्म भी हो सकती है, नाम लिखा हुआ है, उसी कंपनी या उसी फर्म के बैंक अकाउंट में वो चेक डिपॉजिट हो सकता है और उसी बैंक अकाउंट में वो चेक जो है वो क्रेडिट हो पाएगा। किसी भी पार्टनर, किसी फर्म के पार्टनर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम पर वो चेक नहीं क्लियर होगा या उनके पर्सनल अकाउंट में वो चेक क्लियर नहीं होगा। इसको लिखने का सिंपल सा रीजन है कि हम लोग अगर किसी कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं और अगर हम लोग वहां पर एंड कंपनी नहीं लिख के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए चेक, तो उन लोग बहुत बदमाश होते हैं। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग चोरी करने का उनका भाव नहीं रहता, पर उन लोगों का ऐसा भाव रहता है कि उन लोग एनकैश करा, उन लोग क्या करते हैं, चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके अपने अकाउंट में पैसा डाल लेते हैं, फिर उससे लोग ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, एक आध महीने 2 महीने प्रॉफिट कमा लेते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि भाई अगर कंपनी के नाम पर चेक फट रहा है तो करोड़ों का फटेगा। सोच के देखो, रिलायंस के नाम पर चेक फटा, करोड़ों का ट्रांजेक्शन होगा। एक आध करोड़ ट्रांजेक्शन अगर अपने बैंक में आ गया, उससे 1 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में आए, कल शेयर का प्राइस बढ़ा 1 करोड़ 2 करोड़ हो गया, 1 करोड़ वापस दे दिए रिलायंस को, 1 करोड़ अपने पास रख दिए। पर रिस्की है, संकट तो है, क्योंकि वो 1 करोड़ 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ 10 लाख भी हो सकता है अगले दिन, है ना। तो संकट तो है। तो ऐसा कुछ गलत काम, मतलब अपने पर्सनल फायदे के लिए उन लोग कंपनी के फंड्स का उपयोग ना करें, इसलिए एंड कंपनी लिख के उसको सिक्योर कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आ रहा है नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल, अच्छा तुम लोग को ये सब चेक का वो देखना होगा फॉर्मेट, तो थोड़ा सा स्वयं काम करें और इंटरनेट में सर्च करके ये सब चेक का तुम लोग वो देख सकते हो, स्पेसिमेन देख सकते हो लिखते कैसे हैं। नॉट नेगोशिएबल मतलब क्या है भैया? नॉट नेगोशिएबल मतलब सिंपल, नॉन ट्रांसफरेबल। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, गलत। ये चेक ट्रांसफर भी होता है, एंडोर्स भी होता है, ये दोनों होता है, ठीक है। तो भैया नॉट नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब तो ये होता है ना कि ट्रांसफर होना, और नॉट नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल नहीं है। नहीं, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही क्या जो ट्रांसफर ही ना हो, समझे? वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही क्या जिसमें ट्रांसफर होने की कैपेबिलिटी ही ना हो, तो कहलाएगा ही नेगोशिएबल। तो नॉट नेगोशिएबल मतलब होता है नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैव।
इसका मतलब ये होता है मतलब अगर नॉट नेगोशिएबल लिखा है उसमें तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो एग्जांपल देखो, ए है उसने एक बी आर फाड़ा बी के ऊपर, ठीक है, तो अब इसके पास बी आर पड़ा हुआ है, अब ये बी आर सी ने चोरी कर लिया, ये बी आर सी ने चोरी कर लिया और डी को एंडोर्स कर दिया, डी को एंडोर्स कर लिया, ये कौन है, ड्रॉई है, ये ड्रॉई है ना, ए ने बी के ऊपर खड़ा था बिल, तो ए के पास बी आर था, सी ने चोरी किया, डी को एंडोर्स कर दिया, डी गया ड्रॉई के पास, बोला पैसा दे पैसा दे पैसा दे, तो बी बोला नहीं दूंगा पैसा, क्यों, क्योंकि डी के पास टाइटल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई जब जिसने उसको एंडोर्स किया ये चेक, सॉरी ये बिल, जिसने इस बिल को डी को एंडोर्स किया है उस बंदे के पास खुशी बैटल टाइटल नहीं था, उसने तो चोरी करके लाया था, उसने तो चोरी करके लाया था, तो उसके पास खुद ही टाइटल नहीं था, तो वो कौन सा हकदार बनता है जो वो डी को टाइटल ट्रांसफर कर दे, है उसके पास, है उसके पास राइट टाइटल ट्रांसफर करने का, नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके खुद के पास टाइटल नहीं था ट्रांसफर करने का, तो कैसे ट्रांसफर कर दिया डी को, तो डी के पास बेटर टाइटल नहीं है, क्यों, क्योंकि सी के पास बेटर टाइटल नहीं था, क्योंकि सी तो चोरी करके लाया था बिल को, ठीक है, तो नॉट नेगोशिएबल का मतलब यही है कि नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैव, मतलब उसके खुद के पास अगर टाइटल अच्छा नहीं है तो दूसरे को क्या ट्रांसफर करेगा, ठीक है, तो ये उसका मतलब होता है नॉट नेगोशिएबल का, ठीक है, तो ये 4 तरीके के जनरल क्रॉसिंग होते हैं, तुम्हारे बुक में नहीं है पर तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तुम्हारे ज्ञान की इंद्रियों को और बढ़ाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है, स्पेशल क्रॉसिंग मतलब सिंपल सी बात है कि तुम बैंक का नाम लिख दो कि सिर्फ इसी बैंक में ये चेक डिपॉजिट होगा और कहीं नहीं होगा, तुम्हारा अकाउंट है नहीं है हमको फर्क नहीं पड़ता, इस बैंक में ही ये चेक डिपॉजिट होगा और कहीं नहीं हो सकता। तो मान लो मैंने नॉर्मल क्रॉसिंग की और उसमें साथ में लिख दिया एसबीआई, नॉर्मल क्रॉसिंग के साथ में लिख दिया एसबीआई, तो इसका मतलब यह है कि ये चेक एक तो नॉर्मल क्रॉसिंग में प्लस सिर्फ एसबीआई में ही जाके डिपॉजिट हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, और दुनिया के कोई बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं है, सिर्फ एसबीआई में डिपॉजिट हो सकता है। दूसरा, अकाउंट पे ही एसबीआई, मैंने लिख दिया अकाउंट पे ही चेक और एसबीआई, मतलब एसबीआई में ही जाके डिपॉजिट होगा और वो भी अकाउंट पे ही चेक है, अकाउंट में डिपॉजिट होगा और एसबीआई बैंक में ही डिपॉजिट हो पाएगा और कहीं नहीं होगा। तीसरा मैंने लिख दिया एंड कंपनी है एसबीआई, एंड कंपनी एंड एसबीआई, तो मतलब एक तो कंपनी के अकाउंट में जाएगा, दूसरा एसबीआई बैंक में डिपॉजिट हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। मतलब स्पेशल क्रॉसिंग मतलब सिंपल सी बात है, जनरल क्रॉसिंग के सारे केसेस हैं पर उसमें तुम बैंक का नाम लिख दो या सिंपली भी तुम सिर्फ बैंक का नाम लिख दो, चेक के ऊपर में सिर्फ बैंक का नाम लिख दो कि सिर्फ इसी बैंक में डिपॉजिट हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, ओनली एंड ओनली दिस बैंक नॉट एनी अदर बैंक, तो वो क्या हो जाएगा स्पेशल क्रॉसिंग, मतलब स्पेशली तुम बता दे रहे हो कि सिर्फ इसी बैंक में चेक डिपॉजिट होगा और कहीं नहीं होगा, तो दैट इज नोन एज स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, क्लियर हो गई बात। मैं बता दिया सबसे ज्यादा जनरली चलन में कौन सा रहता है, अकाउंट पे चेक, ठीक है, अकाउंट पे चेक जो है सबसे ज्यादा जनरली चलन में होता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, यू कैन नोट इट डाउन अगर आपको ज्ञान चाहिए तो, और अगर आपको चाहिए नहीं भैया हम तो रट के पास होने वालों में से हैं, हमको नॉलेज की जरूरत नहीं है, हमको आप बुक का कंटेंट पढ़ा दो तो तुम बुक कंटेंट पढ़ो, पर मैं फिर उसके बाद फिर मेरे स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि मेरा भरोसा है ज्ञान में, ज्ञान वर्धक बातें करना मेरा काम है। ठीक है, हम लोग इस पे विश्वास नहीं करते कि हम सिर्फ बुक का कंटेंट पढ़े, हम थोड़ा ऊपरी कंटेंट भी पढ़े तो अच्छा होता है। ठीक है, देखो अब ये आया जनरल क्रॉसिंग, तो वेयर अ चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस ऑन एडिशन ऑफ द वर्ड्स एंड कंपनी और एनी एब्रिविएशन thereof between two parallel line transverse line or of the two parallel transverse line simply either with or without the word not negotiable, मतलब वर्ड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, that addition being deemed a crossing the check shall deemed to be crossed generally। सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर एंड कंपनी या और कोई एब्रीविएशन लिखा होगा, और कोई एब्रीविएशन, ये देखो यहाँ पर दुनिया भर के एब्रीविएशन होते हैं, अकाउंट पे ही होता है नॉट नेगोशिएबल, ऐसा कोई भी एब्रीविएशन लिखा हुआ है तो उसको जनरली क्रॉस्ड बोलेंगे। स्पेशल क्रॉसिंग में आओ, ये देखो where a check bear across his face on addition of the name of the banker, name of the banker either with or without word net, that addition shall be deemed a crossing and the check shall be deemed to be crossed specially or to be crossed to that banker। सिंपल सी बात है, तुमको बैंक का नाम लिखा रहेगा, ठीक है, बैंक का नाम लिखा रहेगा तो स्पेशल क्रॉसिंग, नहीं लिखा रहेगा कुछ ना कुछ एंड कंपनी या कुछ एब्रीविएशन लिखा रहेगा तो जनरल क्रॉसिंग, दो डंडी खींच के। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, टू ट्रांसफर्स लाइन होना चाहिए, एसेंशियल होना चाहिए। ठीक है, वो जो दो लाइन खींचे उसके बीच में कुछ लिखा हुआ पहले से नहीं होना चाहिए, कुछ पहले से उसके बीच में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरी जगह में तुमको लिखना है। द लाइन आर जनरली ड्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चेक, द वर्ड एंड कंपनी मे बी रिटेन बिटवीन द ट्रांसफर लाइन बट दीज वर्ड आर नॉट कंपल्सरी, द क्रॉसिंग इटसेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है कि आप ये लिखो, आपका इच्छा है, अगर आपको सिर्फ कंपनी के अकाउंट में डालना है तभी आप लिखो। हाउएवर इट इज प्रैक्टिस ऑफ द पीपल टू राइट दोज वर्ड्स, ठीक है, पर जनरली लोग लिख देते हैं।
ठीक है। फिर बोल रहा है द वर्ड नॉट नेगोशिएबल मे बी एडेड टू अ क्रॉसिंग बट दे देमसेल्फ डू नॉट कंस्टिट्यूट क्रॉसिंग। बोल रहा है नॉट नेगोशिएबल वर्ड ऐड कर देते क्रॉसिंग के साथ, बट इसको देमसेल्फ नॉट कंस्टिट्यूट एज क्रॉसिंग, पर इसको अकेले क्रॉसिंग नहीं माना जाता। नॉट नेगोशिएबल में तुम सिर्फ इतना जान लो कि नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैव, इसको तुम क्रॉसिंग नहीं मान सकते, ठीक है। इसको तुम एक वार्निंग मान सकते हो। व्हाट वी कैन से नॉट नेगोशिएबल इज अ वार्निंग, जस्ट अ वार्निंग कि वी आर वार्निंग यू कि जो पर्सन आपको दे रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी पहले चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि ये चेक कैसा है, नॉट नेगोशिएबल वाला सिस्टम है। ये देखो तुमको फॉर्म्स दिया हुआ है, ये देखो नॉर्मल खाली वाला सिर्फ सिंपल क्रॉसिंग, एंड कंपनी नॉट नेगोशिएबल, अकाउंट पे अंडर रुपीज एज डॉट 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 डॉट, ऐसे दुनिया अलग अलग टाइप के क्रॉसिंग्स होते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ जनरल क्रॉसिंग क्या क्या है? डायरेक्शन टू द पेइंग बैंकर, पेइंग बैंकर को आप डायरेक्शन दे रहे हो, ठीक है। Section 126 of Negotiable Instruments Act lays down that the person when a check is crossed generally, the banker to whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker. Therefore, this type of checks cannot to be paid at counter. The payment should be made through an account only. बोल रहा है काउंटर में पे नहीं होगा, सिर्फ अकाउंट में पेमेंट हो सकता है। Thus, general crossing give protection and avoid fraudulent withdrawals, ठीक है। फिर बोल रहा है it is a liability of the paying banker to verify proper payment in proper account. The payment does not constitute payment in due course. The banker is answerable to the customer if he pays the money to the third person without the direction of his customer. He should not make any contract with the third party concerning the check generally. बोल रहा है बैंक को प्रॉपर चेक वेक करके अच्छे से वेरीफाई वाई करके ही पेमेंट करना है। इसको हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहीं कतई भी नहीं मानने वाले हैं। अगर कुछ गलती हुई बैंकर को हम पकड़ लेंगे, बैंकर को हम पकड़ लेंगे अगर कुछ भी गलती हुई तो इसको हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानने वाले हैं। स्पेशल क्रॉसिंग मैंने तुमको बता दिया हूं, ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है, तुमको इसी के साथ बैंक के नाम जोड़ देने हैं बस, ठीक है। तो टू पैरेलल लाइंस होना चाहिए, आर नॉट एसेंशियल, सॉरी टू पैरेलल लाइंस आर नॉट एसेंशियल। बेसिकली तुमको बैंक का नाम डालना है, स्पेशल क्रॉसिंग मतलब बैंक का नाम, बात खत्म, ठीक है। द नेम ऑफ द बैंक शुड बी मेंशन विद और विदाउट क्रॉसिंग, बैंक का नाम होना ही चाहिए। नेम ऑफ द बैंक इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल क्रॉसिंग। बोल रहा है बैंक का नाम लिख दिया वही स्पेशल क्रॉसिंग काफी, लेकिन जनरली लोग लगाते हैं, जनरली फिर भी क्रॉसिंग मारते हैं बैंक का नाम लिखने के पहले, ठीक है। फिर बोल रहा है नेम ऑफ द बैंक शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेक। द नेम ऑफ द बैंक एंड द वर्ड नॉट नेगोशिएबल अकाउंट पे, नॉट नेगोशिएबल अकाउंट पे ओनली मे आल्सो बी मेंशन। बोल रहा है नेम ऑफ द बैंक एंड द वर्ड नॉट नेगोशिएबल और अकाउंट पे और नॉट नेगोशिएबल और अकाउंट पे ओनली मे बी मेंशन। बोल रहा है कैसा भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, नॉट नेगोशिएबल अकाउंट पे के साथ में बैंक का नाम जोड़ सकते हो, ऐसा मैं तो तुम लोग को बताया ना कि इसमें सारे कॉम्बिनेशन के साथ तुम स्पेशल क्रॉसिंग बना सकते हो, सारे कॉम्बिनेशन के साथ, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। इफेक्ट क्या होगा देखो, प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन इन मिसअप्रोप्रिएशन, डायरेक्शन टू द पेइंग बैंकर टू पे द अमाउंट टू द अकाउंट होल्डर ऑफ डेट बैंक बट नॉट टू अदर। सिंपल सी बात है, पेइंग बैंकर को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप उसी बंदे को पैसा दो, ठीक है, जो चेक लेके आओ उसके अकाउंट पे दो और किसी को ना दो। If a check specially crossed on a particular bank and if such is present in another bank, the paying bank should refuse the payment. सिंपल सी बात है, अगर तुम स्पेशली किसी बैंक के ऊपर चेक को ड्रॉ करके रखे और वो बंदा किसी और बैंक में लेके जा रहा है पेमेंट के लिए, तो जो पेइंग बैंकर है वो रिफ्यूज कर सकता है पेमेंट के लिए, बोलेगा नहीं यहां लेके आओ चेक तभी दूंगा पैसा, नहीं तो नहीं दूंगा। एसबीआई वाला बोलेगा एसबीआई लिखा है तो एसबीआई लेके आओ तभी पैसा मिलेगा। मैं एचडीएफसी वाला कॉल करके बोला भाई पैसा दे दे, नहीं दूंगा, एसबीआई लेके आ तभी दूंगा, ठीक है। स्पेशल क्रॉसिंग है। Special crossing give more protection than general crossing. In the case of special crossing, the banker name, payee name are mentioned. The banker is well acquainted with the payee's name and signature. If there is any forgery, he can easily detect. Simple सी बात है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है स्पेशल क्रॉसिंग की जनरल क्रॉसिंग के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि स्पेशल क्रॉसिंग के केस में जो बंदा चेक लेके जा रहा है उसका पक्का उस बैंक में अकाउंट होगा, और नहीं भी होगा तो पहले खुलवाएगा, पहले वो अकाउंट खुलवाएगा तभी उसको वहां पर चेक डिपॉजिट कर सकता है। तो इस सिचुएशन में जब पहली बात तो जो चेक फाड़ के दे रहा है उसका भी अकाउंट वही होगा, जिसके अकाउंट में पैसा जाने वाला है उसका भी अकाउंट वही है, तो बैंकर बहुत आसानी से चेक कर लेगा। अगर कोई भी फोर्जरी या कोई भी फ्रॉडुलेंट काम वहां पर चल रहा है बैंकर को यूं पता चल जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। अदर टाइप ऑफ क्रॉसिंग जो कि डिफाइंड नहीं है एक्ट के अंदर, वो है रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग और अकाउंट पे क्रॉसिंग। मैंने तुम लोग को पहले बता दिया। अकाउंट पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पर इसके अलग अलग प्रकार लिखे, इस तरीके से लोग लिखते हैं अकाउंट पे, ठीक है। It has developed in the trade and common use. These terms on the left side of the check between, अरे यार ये तो बार बार वही चीज लिख देता है, रुको देखो। The term means that amount should not be paid at counter but should be credited into the account of the payee only. यही बताया मैं, अकाउंट पे मतलब जिस पर्सन का नाम उसमें लिखा है उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा, दैट इज नोन एज अकाउंट पे। एडिशनल प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है। ये देखो अकाउंट पे लिखने के तरीके हैं बहुत सारे, अकाउंट पे, एंड कंपनी अकाउंट पे,
सीधा कंपनी का नाम लिख दो, डायरेक्ट कंपनी का नाम लिख दो, या डायरेक्ट उस बंदे का नाम लिख दो, है ना, जैसे सेल्स टैक्स ऑफिसर, डायरेक्ट उसका नाम लिख दिया, तो इन्हीं के अकाउंट में जा सकती पेमेंट और किधर भी नहीं जा सकती। ठीक है, इफेक्ट क्या है? It is a form of direction to receiving bank that the drawer desire to pay the particular check into the bank where to keep the account of the pay। जहां पर पे का अकाउंट है वहां पर वो डायरेक्टली पैसा देना चाह रहा है। अकाउंट पे क्रॉसिंग कैन बी ट्रांसफरेबल लाइक अदर चेक, ट्रांसफरेबल है ऑफ कोर्स। अकाउंट पे उसमें लिखा हुआ है पर जिसका नाम लिखा हुआ है उसके अकाउंट में चला जाएगा, तो पीछे एंडोर्स मारते जाओ, आखिरी एंडोर्सी के नाम पर अकाउंट पे चेक जो है उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल बहुत आसानी से है, अकाउंट पे उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इट गिव्स फर्दर प्रोटेक्शन टू द पे, द कलेक्टिंग बैंकर शुड क्रेडिट द चेक ओनली टू द मेंशन्ड अकाउंट ऑफ द पे। ठीक है, इफ द बैंकर क्रेडिट द चेक टू अनदर अकाउंट एंड नॉट टू द अकाउंट ऑफ द पे, द बैंकर शैल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर नेग्लिजेंस शैल बी लायबल टू पे द कंपनसेशन। अगर बैंकर अपनी मूर्खता के चक्कर में अकाउंट पे चेक को किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, बियरर के या और किसी के, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी गलती है। भाई अकाउंट पे लिखा हुआ है तो जिसका नाम लिखा है, जिसको एंडोर्स हुआ है आखिरी में, लास्ट में जिसको एंडोर्स हुआ है उसी के अकाउंट में डालना है देखो। ठीक है, फिर द सेफेस्ट मेथड टू क्रॉस द चेक विद द टर्म नॉट नेगोशिएबल एंड अकाउंट पे ओनली। बोल रहा है द सेफेस्ट मेथड कौन सा है? नॉट नेगोशिएबल एंड अकाउंट पे। जब दोनों साथ में हो, अकाउंट पे प्लस नॉट नेगोशिएबल, जब दोनों साथ में लिखा हो, दिस इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ क्रॉसिंग। दिस इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ क्रॉसिंग। जिस चेक में अकाउंट पे भी लिखा है नॉट नेगोशिएबल, मतलब भयंकर प्रोटेक्शन, नेक्स्ट लेवल प्रोटेक्शन। ठीक है, क्योंकि देखो जनरली स्पेशल क्रॉसिंग होती नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई पेरेंट्स पेमेंट कर रहे हैं और मेरा मान लो एसबीआई में अकाउंट नहीं है, मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है, तो मैं क्या करूं? मैं एसबीआई में अकाउंट खोलवाऊं, मतलब हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग बैंक में अकाउंट खोलवाऊं? नहीं, तो स्पेशल क्रॉसिंग जनरली चलन में होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी बंदे का हर बैंक में अकाउंट नहीं हो सकता। ठीक है, फिर देखो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, तो नॉट नेगोशिएबल इन द क्रॉसिंग, देखो यहां पर तो लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूं। अ पर्सन टेकिंग अ चेक क्रॉस जनरली और स्पेशल बियरिंग इन आइदर केस द वर्ड नॉट नेगोशिएबल शैल नॉट हैव एंड शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ गिविंग अ बेटर टाइटल टू द चेक देन दैट विच द पर्सन फ्रॉम हुम ही टुक इट। बोल रहा है कोई भी अपने से ज्यादा बेटर टाइटल सामने वाली पार्टी को नहीं दे सकता, यही मतलब है नॉट नेगोशिएबल का, पहले बता दिया। ठीक है, नॉट नेगोशिएबल का मतलब नॉन ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है भाई, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही क्या जो ट्रांसफरेबल ना हो, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। और द चेक नॉन ट्रांसफरेबल क्लॉज कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड लाइक एनी अदर चेक बट इट गिव मोर प्रोटेक्शन टू द जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। इट इज अ वार्मिंग अपॉन द पेइंग एंड कलेक्टिंग मैन, बोथ ऑफ देम शुड बी वेरी केयरफुल इन द ट्रांजेक्शन ऑफ दिस टाइप। होता है, बोल रहा है एक ऐसा चेक जिसके ऊपर क्रॉसिंग करके नॉन ट्रांसफरेबल लिखा हुआ है, सोचो क्रॉसिंग मार के लिखा हुआ है नॉन ट्रांसफरेबल। अब नॉन ट्रांसफरेबल का तो एक ही मतलब है कि जो ट्रांसफर नहीं हो सकता। बोल रहा है वो भी चेक ट्रांसफर हो सकता है। क्या बोल रहा है? वो भी चेक ट्रांसफर हो सकता है, बट द पॉइंट इज जैसे ही बैंकर पढ़ेगा नॉन ट्रांसफरेबल लिखा है, उसको बहुत केयरफुली पेमेंट को प्रोसीड करना है। क्यों? क्योंकि अगर नॉन ट्रांसफरेबल लिखा है मतलब चेक बहुत क्रूशियल है। क्रूशियल है मतलब चेक में घपला होने के चांसेस है या और कुछ भी सिचुएशन है, इस वजह से जो ड्रॉर होगा वो नॉन ट्रांसफरेबल उस पर लिखा होगा। ट्रांसफरेबल है वो चेक, पर नॉन ट्रांसफरेबल लिखने का रीजन क्या बता रहा है कि भाई उसमें देखो बोथ ऑफ देम शुड बी वेरी केयरफुल इन द ट्रांजेक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ चेक्स। ठीक है, इट इज ट्रांसफरेबल, देखो इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफरेबल बट इट हैज टू बी वेरी केयरफुल एंड बट इट गिव्स मोर प्रोटेक्शन दैट जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग से भी ज्यादा प्रोटेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि जो पेइंग बैंकर होगा और जो रिसीविंग बैंकर होगा दोनों बहुत केयरफुल रहेंगे इन द प्रोसेसिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ चेक्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? The true owner is protected from the crossing more perfectly. It is stolen. The finder cannot cash it so easily. The good title cannot be passed. He will compel to return it to the true owner. The owner right is preserve safety. सिंपल सी बात है, राइट है और सेफ्टी जो है वो ओनर की वो रहेगी, सिक्योर्ड रहेगी इस टाइप की क्रॉसिंग से। भाई क्रॉसिंग का मोटिव यही है, प्रोटेक्शन देना। और जो बंदा जो बियरर है वो आसानी से चेक को कैश नहीं करवा सकता। अगर वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराए तो भी हमको पता चल जाएगा कि कौन अकाउंट में हमने डिपॉजिट कराया। तो अल्टीमेटली हर तरफ से फंसने वाली बात है। तो अगर किसी को चेक मिला भी तो बोलेगा भाई तू ही रख ले, रहने दे भाई तू ही रख ले, इतना डेंजरस चेक है कि मैं अकाउंट में डाल भी लूं तो फालतू में कल मेरे ऊपर फंसने वाला बात हो जाएगा, नहीं चाहिए मेरे पैसा, तू रख ले अपने पास। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इट गिव मोर प्रोटेक्शन इन सेफ, थर्ड पार्टी कैन नॉट कैश, can be transferable like any other check. The banker is negligent, transfer the amount of the check another, he will be held responsible. अगर बैंकर अपनी गलती से किसी और के बैंक में ट्रांसफर कर दिया अमाउंट को तो बैंकर इज हेल्ड लायबल। ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ना चाहिए था, उसको केयरफुली काम करना चाहिए था, तो किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए फंड।
फिर आ रहा है डबल क्रॉसिंग और सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग। ये मैं तुम लोग को पहले बता दिया हूं कि अगर एक बैंक के पास चेक आया है जो कि पहले से क्रॉस्ड है और उस बैंक को दूसरे बैंक को अगर वो क्रॉसिंग करके दे रहा है फिर से, मतलब पहले से क्रॉसिंग थी एक और क्रॉसिंग कर रहा है किसी दूसरे बैंक के नाम पर वो दूसरे बैंक को सिर्फ एज अ एजेंट ट्रीट करने वाला है। ये देखो, एज अ एजेंट ट्रीट करने वाला है फॉर द कलेक्शन ऑफ द फंड्स, तो उसको बोलते हैं डबल क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? डबल क्रॉसिंग। और सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग, तो देखो where a check is crossed specially, the banker to whom it is crossed may again cross it specially to another bank, his agent for collection is called double crossing। ठीक है, there a check is crossed specially, the banker to whom it is crossed may again cross it specially to another bank for his agent for collection। This is the only case where a second special crossing is allowed by this act, that can be done only for the purpose of collection and that too by a banker, therefore it is called double crossing। बोल रहा है ये एक ऐसा स्पेशल केस है जो इस एक्ट में अलाउ किया गया है सिर्फ बैंकर लोगों को, और वो भी बैंकर को तभी अलाउ किया गया है जब वो लोग दूसरे बैंक को एज अ एजेंट ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड स्पेशल क्रॉसिंग, द प्राइवेट पार्टीज आर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज डबल क्रॉसिंग। प्राइवेट पार्टी नहीं कर सकते, सिर्फ बैंकर लोग डबल क्रॉसिंग का यूज कर सकते हैं। हु कैन क्रॉस द चेक, हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ठीक है, कौन कौन इसको क्रॉस कर सकता है? द होल्डर में क्रॉस स्पेशली, है ना, द होल्डर में एट द वर्ड नॉट नेगोशिएबल, एंड द बैंकर डबल क्रॉसिंग कर सकता है स्पेशली टू अनदर बैंक। इसका इफेक्ट देख लो, डबल क्रॉसिंग का इफेक्ट देख लो। डबल क्रॉसिंग इज नॉट परमिटेड टू जनरल पब्लिक, इट इज practice only in the transaction between the bankers, others are not allowed to use double crossing, as simple as that। से banker ही कर सकता है ये। It is practiced to cross on the face of the check at left side, but in case of double crossing it is regularly practiced to cross at the back side of the। बोल रहा है डबल क्रॉसिंग के केस में हम लोग पीछे क्रॉसिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सामने एक क्रॉसिंग ऑलरेडी है, एक और मार देगा पूरा चेक ही गायब हो जाएगा, इतना गोदागादी हो जाएगा। तो जनरली पीछे खाली रहता है चेक, तो पीछे हम लोग एंडोर्समेंट का काम और पीछे हम लोग क्रॉसिंग का काम करते हैं। तो डबल क्रॉसिंग जनरली पीछे होती है, क्योंकि एक क्रॉसिंग सामने हो चुकी है तो दूसरी क्रॉसिंग पीछे कर देते हैं। सेक्शन 127 lays down where a check is crossed specially to more than one banker except when crossed to an agent for the purpose of collection, the banker whom it is drawn shall refuse payment thereof। बोल रहा है अगर एक बैंक से ज्यादा तुम डबल क्रॉसिंग कर रहे हो, एक बैंक ऑलरेडी हो गई है फिर तुम कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में हो सकता है whom shall it is drawn shall refuse द पेमेंट देयर ऑफ। तो सिंपल सी बात है, जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया वो हो सकता है पेमेंट के लिए रिफ्यूज कर दे अगर एक से ज्यादा बार क्रॉसिंग हो रहा है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, और बोला अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 इट मीन दैट इट इज नेसेसरी इन ऑल केसेस टू स्पेसिफाई इन द सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग दैट द बैंकर इन हुज फेवर इट इज मेड इज एन एजेंट ऑफ द फर्स्ट बैंकर फॉर कलेक्शन। बोल रहा है आपको स्पेसिफिकली दिखाना पड़ेगा मेंशन करके कि आप जो हो वो एजेंट हो फॉर द कलेक्शन, आप जो हो वो एजेंट हो फॉर द कलेक्शन, आपको स्पेशली दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सेक्शन 127 की दोनों ये है। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस टू एन एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर जिस बैंक को आप क्रॉस करके दे रहे हो अगर वो आपका एजेंट नहीं है, अगर तो आप डबल क्रॉसिंग नहीं कर सकते। डबल क्रॉसिंग इज नॉट अलाउड इन एनी अदर केस, ओनली इन द केस ऑफ एजेंट डबल क्रॉसिंग इज अलाउड, नॉट इन एनी अदर केस। ठीक है, द बैंकर ऑन हुम इट इज ड्रॉन शैल रिफ्यूज। सिंपल सी बात है, अगर वो आपका एजेंट नहीं है जिसके अगेंस्ट में आप क्रॉसिंग कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एसबीआई के अगेंस्ट में आप क्रॉसिंग करके दिए हो एसबीआई के, और एसबीआई का एजेंट है पीएनबी वाला, पंजाब नेशनल बैंक वाला। ठीक है, तो पीएनबी वाला, और पेमेंट कहां से निकलने वाली है? एचडीएफसी से निकलने वाली है। तो पीएनबी वाला एजेंट बन के जाएगा एसबीआई का और एचडीएफसी से पेमेंट कलेक्ट करके आ जाएगा। अगर पीएनबी वाला एजेंट नहीं है एसबीआई का, तो उस सिचुएशन में अगर पीएनबी वाला एजेंट नहीं है एसबीआई का, अगर एसबीआई का एजेंट नहीं है पीएनबी वाला, ठीक है, तो एचडीएफसी वाला जो है वो रिफ्यूज कर सकता है पेमेंट करने के लिए। क्या कर सकता है? रिफ्यूज कर सकता है पेमेंट के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो ये भी हो गया तुम्हारा, तो यहां तो हो गया। ऊपर के कुछ कुछ टॉपिक हमारे बच्चे हम लोग कवर करेंगे। अब किधर है ये देखो, छोटे मोटे टॉपिक बच्चे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करना है, एक सेकंड रुकेंगे। चलो बेटा आगे देखिए अब हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इजी टॉपिक बस बचे हैं सारे, जो एकदम काम के टॉपिक, जो एकदम एग्जाम में आने वाले मजेदार टॉपिक जो थे वो खत्म हो चुके हैं। पर कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं तुम लोगों को एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहूंगा पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तुम्हारी बुक का तो बता ही दूंगा, पर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो तुमको पता ही होने चाहिए वो यहाँ पर जनरल है, जो सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होते ही होते हैं। तो पहला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी इन राइटिंग। दूसरा, इट शुड बी प्रॉपरली साइंड। इट शुड बी ट्रांसफर बाय मियर डिलीवरी, मियर हैंड डिलीवरी। ठीक है,
इट शुड बी अ बोनाफाइड ट्रांसफर, ठीक है, बोनाफाइड ट्रांसफर मतलब रियल और जेन्युइन, ठीक है। सर्टेन, अमाउंट शुड बी सर्टेन, ठीक है, मतलब एक फिक्स अमाउंट रहना चाहिए, ठीक है। और इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, मतलब या तो वो अमाउंट सर्टेन हो या तो केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन हो, ठीक है। इट शुड बी पेएबल टू अ सर्टेन पर्सन, पर्सन का नाम पता एड्रेस वहां होना चाहिए। अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन उसके साथ लगी नहीं होनी चाहिए। और ऑर्डर टू पे मनी ओनली, सिर्फ पैसे की बात होगी, किसकी बात होगी, ओनली एंड ओनली मनी की बात होगी, सिर्फ पैसा पैसा मनी भाई की बात होगी, ठीक है। तो तुम लोग सोचोगे क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पैसे पे मरती है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन पैसा, ठीक है। और मेरे को पता है मेरा गाना बहुत बकवास है, इसके लिए वीडियो डिसलाइक मत करना, वीडियो को लाइक करो जल्दी से, अभी लाइक करो, मैं रुका हूं, चलो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर मत करो, पहले पढ़ लो उसके बाद शेयर करना। चलो, द टर्म नेगोशिएबिलिटी में ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल ऑफ लैंडिंग, हुंडीज, प्रोवाइडेड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। मैं तुम लोग को पहले बोला था एक्ट में लिखा हुआ है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग 3 नाम तो बता रहे हैं, पर उसके अलावा जिन लोग इन 3 चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करेंगे वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहला दिए जाएंगे, जैसे कि बिल ऑफ लैंडिंग और हुंडीज, हुंडीज मतलब तुमको पता चल गया है, ठीक है। तो देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्री एंड इनएम्यूरेबल ट्रांसफर। तो देखो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ठीक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड एन इन्फिनिटियम दैट इज ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट सेटिस्फाई ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी। बोल रहा है मैच्योरिटी डेट के पहले एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंफिनिटी टाइम्स भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, ये इसको दिया, 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 इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, इसको दिया, किसी को भी दिया, मतलब number of times you can transfer, any number of time you can transfer a negotiable instrument, because नाम में ही आंसर है, it is a negotiable instrument which is freely transferable, ठीक है। तो ये उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। दूसरा बोल रहा है द होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है पर अब मेरे को तुमको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि 2-3 जगह होल्डर इन ड्यू कोर्स तुमको देखने को मिलने वाला है। पहली बात, व्हाट डू मीन बाय पोजेशन, पोजेशन मतलब वो कि किसके हाथ में बिल है। ये देखो मेरे हाथ में बिल है तो ये मेरे पास पोजेशन है, तो मेरा नाम क्या है, पोजेसर, मेरा नाम क्या है, पोजेसर। अगर मेरे हाथ में ये बिल है और मेरे पास इस बिल का टाइटल भी है, अगर मेरे पास इस बिल का टाइटल भी है और मेरे हाथ में ये बिल भी है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, होल्डर। मैं अब क्या कहलाऊंगा, मैं पोजेसर नहीं हूं, मैं अब होल्डर हूं। मैं अब कौन हूं, होल्डर। अगर मेरे पास इस बिल का पोजेशन भी है, टाइटल भी है, और मैंने इस बिल को फॉर अ कंसिडरेशन एक्वायर किया है, फॉर अ कंसिडरेशन मतलब मैंने किसी को सेल किया और उसके बदले मेरे को ये बिल मिला, तो मेरे पास पोजेशन भी है, मेरे पास टाइटल भी है, और मैंने इसको फॉर अ कंसिडरेशन ट्रांसफर, फॉर अ कंसिडरेशन मेरे को ये मिला है, तो आई एम नाउ अ होल्डर फॉर वैल्यू, आई एम नाउ अ होल्डर फॉर वैल्यू, ठीक है। अब मैंने अगर इस बिल को गुड फेथ में एक्वायर किया है, अगर मैंने इस बिल को गुड फेथ में एक्वायर किया मतलब टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो मैं हूं होल्डर फॉर वैल्यू इन गुड फेथ, मैं हूं होल्डर फॉर वैल्यू इन अ गुड फेथ, ठीक है। और अगर ये बिल मेरे को मैच्योरिटी के पहले मिला है, अगर ये बिल मेरे को मैच्योरिटी के पहले मतलब अभी तक ये बिल का मैच्योरिटी डेट निकला नहीं है, तब फिर मैं कहलाऊंगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, तब मैं क्या कहलाऊंगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसा बंदा होता है जिसके चाचा भी उसको नहीं रोक सकते बिल का पैसा रिकवर करने से। बिल का पैसा तो ये रिकवर करके रहेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे फट जाए, प्रलय आ जाए, बिल का पैसा ये रिकवर बंदा करके रहेगा। क्यों, क्योंकि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, क्योंकि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। कौन होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके पास बिल का पोजीशन होता है, टाइटल होता है, कंसिडरेशन होता है, गुड फेथ होता है, और मैच्योरिटी के पहले उसको बिल मिला रहता है, तो वही बंदा कौन कहलाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो देखो अब थोड़ा पढ़ने में तुमको बातें क्लियर होगी, समझ में आएगी। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब समझ में आ गया। अब देखो the holder in due course obtain the good title to the instrument notwithstanding any defect in previous holder title. A holder in due course is one who received the instrument. कौन होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो फॉर अ कंसिडरेशन बिल लिया है, जो मैच्योरिटी के पहले बिल लिया है, और विदाउट एनी नोटिस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, यानी कि जो गुड फेथ में बिल को एक्वायर किया है, जो गुड फेथ में बिल को एक्वायर किया है, जिसके टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं है, वही बंदा कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो वही बात बोल रहा है कि बिल जो है वो कोई भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, बिल में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। नेक्स्ट देखो,
होल्डर टू sue in his own name. सिंपल सी बात है, द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन sue on the instrument in his own name. सिंपल एज दैट, इसमें कुछ समझाने वाला बात ही नहीं है। फिर उसके बाद प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन मतलब एक्ट बोल रहा है कि मैंने कुछ चीजें प्रिज्यूम करके रखी है, आपको बताना जरूरी है। मैंने कुछ चीजें प्रिज्यूम करके रखी है, आपको बताना जरूरी है। क्या चीजें प्रिज्यूम्ड है? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रिजम्पशन, जो कि सेक्शन 118 119 में डिस्क्राइब्ड है, एज कंसिडरेशन, डेट, टाइम एंड ट्रांसफर और एंडोर्समेंट। तो इन सब चीजों में कुछ प्रिजम्पशंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखी हुई है, जो कि कस्टम चलते आ रहे थे और बाद में एक्ट में ही लिख दिया गया। पहले से कस्टम चलते आ रहे थे और बाद में इसको एक्ट में प्रिज्यूम करके लिख दिया गया। क्या क्या है देखो। सबसे पहले शेयर सर्टिफिकेट विद ब्लैंक ट्रांसफर डीड, डिपॉजिट रिसीव्ड और मेल रिसीव्ड आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने बोल दिया कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो एमसीक्यू में आ सकता है, थोड़ा याद कर लेना। फिर बोल रहा है स्पेशल प्रिजम्पशन क्या है? अंडर कॉन्ट्रेरी इज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर प्रिज्यूम्ड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो बोल रहा है अगर आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में पहले से ये चीजें नहीं लिखी है, तो जो एक्ट में लिखा है वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। जो एक्ट में लिखा है वो प्रिज्यूम, जैसे पार्टनरशिप एक्ट में बोलता है ना कि अगर पीएसआर नहीं है तो इक्वली ले लो, अगर पीएसआर नहीं लिखा है तो इक्वली ले लो। तो यहां पर भी कुछ चीजें प्रिज्यूम कर ली गई है, तो वो प्रिजम्पशंस हम आपको बताना पसंद करेंगे। पहली प्रिजम्पशन कंसिडरेशन, तो बोल रहा है एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड और ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन। पहला प्रिजम्पशन ये कि हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ कंसिडरेशन ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब विदाउट कंसिडरेशन वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना गया है इस एक्ट के अंदर, और उसको हम लोग एकोमोडेशन बिल बोलते हैं। आगे बताऊंगा क्या होता है एकोमोडेशन बिल, पर बिना कंसिडरेशन के जो बिल बनता है उसको हम एकोमोडेशन बिल बोलते हैं। दूसरा, सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज एक्सेप्टेड, एंडोर्स, नेगोशिएटेड, ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन। और बोल रहा है ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कंसिडरेशन के लिए बनाया गया है वो एक्सेप्ट, एंडोर्स, नेगोशिएटेड, ट्रांसफर सब कुछ हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर बोल रहा है डेट, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरिंग अ डेट वाज मेड और ड्रॉन ऑन दैट डेट। सिंपल सी बात है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डेट होना चाहिए। तीसरा, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, every bill of exchange was accepted within a reasonable time after the date mentioned therein but before the date of maturity। बोल रहा है हर बिल ऑफ एक्सचेंज being a due course एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज बनने के बाद और मैच्योरिटी के पहले सही समय पर वो बिल एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। बिल बनाने के बाद पर मैच्योरिटी के पहले उस बिल का एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। ठीक है। टाइम ऑफ ट्रांसफर, एवरी ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड बिफोर इज मैच्योरिटी। बोल रहा है मैच्योरिटी के पहले ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रांसफर कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, मैच्योरिटी की डेट निकल गई तो थोड़ी ना खाली फोकट उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को थोड़ी ना ट्रांसफर करते रहोगे। एक बार डेट निकल गई मैच्योरिटी की, अब क्या ट्रांसफर करोगे? ठीक है। फिर बोल रहा है ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट अपीयरिंग ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर मेड इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर देयर ऑन। बोल रहा है एंडोर्समेंट करोगे तो जैसा तुम लिखोगे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वही एंडोर्समेंट का तरीका होगा। मतलब तुम एंडोर्समेंट का बेसिकली एक पूरा फॉर्मेट रहता है वहां पर। एंडोर्समेंट नंबर 1, एंडोर्सी का नाम, तुम्हारा जो एंडोर्स कर रहा है एंडोर्सर का सिग्नेचर। ठीक है। और कोई स्पेशल नोटिस अगर आपको देना है एंडोर्समेंट से रिलेटेड कि दिस एंडोर्समेंट इज नॉट नेगोशिएबल, बेसिकली टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट होता है पर वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो मैं तुमको पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, एकदम आउट ऑफ द टॉपिक है। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारे सिलेबस में नहीं, तो आई एम नॉट टेलिंग यू गाइस, बट टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट होता है, उसमें तुम और डेप्थ में इस चीज को समझते। नेक्स्ट है स्टैम्प, द प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक फॉर ड्यूली स्टैम्प। पर यहां पर चेक को स्टैंपिंग कराना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चेक को स्टैंपिंग कराना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, पर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट कंपलसरी स्टैंप होना चाहिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स, दैट द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। बोल रहा है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखा है, हम ये मान के चलते हैं कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। हम ये प्रिज्यूम कर लिए कि जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वही होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ठीक है। फैक्ट ऑफ डिसऑनर, इन अ सूट फॉर डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट शैल ऑन अ प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट मतलब नोटिंग चार्जेस। नोटिंग मतलब बेसिकली नोटिंग करवाना। प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ डिसऑनर अनलेस एंड अंटिल इट इज डिसअप्रूव्ड। सिंपल सी बात है, इन केस ऑफ डिसऑनर अगर आप कोर्ट को जाके नोटिंग का प्रूफ दिखा रहे हो, वो जो नोटिंग करवाए हो ना 10 रुपए का नोट वाला कागज, उसमें तुम जाके नोटिंग करवाए थे, तो तुम जाके अगर कोर्ट को प्रूफ दिखा रहे हो ये देखो मैंने नोटिंग करवाया है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ये मान लेगा कि ये जो है वो डिसऑनर हुआ है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसअप्रूव्ड। अगर वो डिसअप्रूव्ड होगा तब तो फिर कोर्ट हियरिंग वेयरिंग करवाएंगे। अगर तुम जाके उनको प्रूफ दिखा रहे हो प्रोटेस्ट का, प्रोटेस्ट मतलब नोटिंग का प्रूफ दिखा रहे हो, तो कोर्ट ये अज्यूम कर लेगी कि हाँ ये बिल डिसऑनर है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट में प्रूफ हो जाए कि नहीं ये बिल डिसऑनर नहीं हुआ है,
ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। An offense fraud for unlawful consideration, the burden of proving that a holder is a holder in due course lies upon him। बोल रहा है अगर कुछ मैटर हो गया, कुछ ऑफेंस, कुछ फ्रॉड या कुछ अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया, तो इस सिचुएशन में होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होगा उसी को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ठीक है। लाई अपॉन हिम, दैट अ होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स लाई अपॉन हिम, उसको खुद ही प्रूफ करना पड़ेगा कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ठीक है। वो कैसे प्रूफ करेगा वही जाने, ठीक है। The Negotiable Instrument Act will not affect Section 21 of Indian Paper Currency Act or any local usage relating to any instrument in local language। बोल रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कोई भी प्रोविजन जो है वो इन एक्ट्स को, पेपर करेंसी एक्ट 1871 और कोई भी लोकल यूसेज जो एक्ट होंगे उसको किसी भी तरीके से हार्म नहीं करता, सुपरसीड नहीं करता, ठीक है, सुपरसीड नहीं करता, ठीक है। समझ में आई बात। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब वो वाला टाइप नहीं ना तुम्हारा, ये क्या नाम है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ऐसा टाइप नहीं। टाइप मतलब बाय स्टैट्यूट और बाय कस्टम। तो बाय स्टैट्यूट सिर्फ 3 ही है, कौन से? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। स्टैट्यूट मतलब बाय लॉ। स्टैट्यूट मतलब क्या होता है? लॉ। स्टैट्यूट मतलब होता है लॉ, ठीक है, स्टैट्यूट मतलब होता है लॉ। तो बाय लॉ सिर्फ 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इंडिया में। कौन से? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। बट बाय कस्टम बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हुंडी है ना। तो देखो बाय कस्टम डिविडेंड वारंट, ठीक है, सर्कुलर नोट्स, बियरर डिबेंचर, सम ऑफ देम दो दे आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड एक्ट एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये कुछ ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो बाय कस्टम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है पर एक्ट में मेंशन नहीं किया गया, इसलिए तो एक्ट अपने आप को बचाने के लिए क्या बोल दिया कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा हम उसको भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान लेंगे, बहुत प्यार से, बिना किसी विवाद के, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन देखो, पहला है बियरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है इनलैंड, तीसरा है डिमांड, चौथा है जेन्युइन, क्लीन, एम्बिगियस, इंचोट्टे, क्या? इंचोट्टे और एस्क्रो। वैसे एंचोट्टे हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, मतलब मजाक में, ठीक है। लेकिन देखो अब इसको हम लोग को पढ़ना है। एक चीज मैं तुम लोग को अंडरलाइन कराना चाहूंगा, ये चीज अंडरलाइन करके रखना ना, ये चीज अंडरलाइन करके रखना, ठीक है। अब देखो हम टाइप्स पढ़ने वाले, पहला है बियरर और अदर इंस्ट्रूमेंट। तो देखो क्या बोल रहा है, इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेड टू बी पेबल और टू बियरर, जब उसमें एक्सप्रेसली लिखा हो कि इट इज टू बी पेबल। और दूसरा एंडोर्समेंट इज अ ब्लैंक एंडोर्समेंट। ब्लैंक एंडोर्समेंट मतलब सिंपल सी बात है, जिसके हाथ में रहेगा, बियरर जिसके हाथ में रहेगा, मतलब ब्लैंक है, एंडोर्समेंट में नाम नहीं लिखा है, एंडोर्समेंट में नाम नहीं लिखा है, ब्लैंक है, तो जिसके हाथ में वो रहेगा उसको पैसा मिल जाएगा। जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट रहेगा, ये देखो ये है ना डॉक्यूमेंट, जिसके हाथ में रहेगा उसको पैसा मिल जाएगा। तो दिस इज अ बियरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी पेबल टू ऑर्डर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, इट इज एक्सपेक्ट टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन विथ रेस्ट्रिक्टिंग इज ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जिसमें उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा हो और उसकी ट्रांसफरेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो, उसकी ट्रांसफरेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया हो, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। और बियरर मतलब जिसके हाथ में वो है, मतलब जो एंडोर्समेंट है वो ब्लैंक है, इसको अंडरलाइन कर लो। एंडोर्समेंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? मतलब उसमें नाम नहीं लिखा है, जिसके हाथ में उसको मिल जाएगा पैसा। और ऑर्डर के केस में नाम लिखा हुआ है उस बंदे का, पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, और ट्रांसफरेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि नहीं इसी बंदे को देना, ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसी बंदे को देना, अब ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। वही तो मैं बोल रहा हूं। एंडोर्समेंट के लिए यहां पर सीरियल नंबर, एंडोर्सी का नाम, एंडोर्सर का सिग्नेचर और स्पेशल नोट लिखा रहता है। स्पेशल नोट में लिख देगा नॉट ट्रांसफरेबल। क्या लिख देगा स्पेशल नोट में? नॉट ट्रांसफरेबल, मतलब मैं इसको दे रहा हूं, ये अब किसी को ना दे पाएगा, मैंने इसको दे दिया ना, अब ये किसी को ना दे पाएगा, तो दैट इज नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो ये होता है क्या तुम्हारा? पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर होता है। और बियरर सिंपल सी बात है, जिसके हाथ में है उसको पैसा मिल जाएगा। इनलैंड और फॉरेन बिल क्या होता है? इनलैंड वो बिल होता है जो इंडिया में चलता है, वो इनलैंड बिल होता है। फॉरेन बिल क्या होता है? जो फॉरेन में चलता है, सिंपल, ठीक है। पर इसको हम लोग थोड़ा ऑफिशियली अगर पढ़ ले तो देखो, अब बिल, प्रॉमिसरी नोट और चेक, इफ बोथ ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया, ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडिंग इन इंडिया, इज सेड टू बी इनलैंड बिल। मतलब इंडिया का पर्सन, इंडिया के पर्सन के ऊपर अगर कोई बिल, प्रॉमिसरी नोट और चेक बना रहा है तो दैट इज इनलैंड बिल। इनलैंड मतलब हमारी धरती में, इंडिया की धरती में, ठीक है। और दूसरा, अ बिल विच इज नॉट एन इनलैंड बिल इज डीम्ड टू बी अ फॉरेन बिल, ठीक है। जो इनलैंड बिल नहीं है, अब देखो एक्ट में तुमको इनलैंड बिल का डेफिनेशन दिया है, इनलैंड बिल को छोड़ के जितने भी बिल हो गए फॉरेन बिल हो गए, ठीक है।
फॉरेन बिल मस्ट बी प्रोटेस्टेड फॉर डिसऑनर इफ सच प्रोटेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ ऑफ द प्लेस वेयर इट इज ड्रॉन। बोल रहा है जो फॉरेन बिल होते हैं उसको आप प्रॉपरली प्रोटेस्ट करोगे, प्रोटेस्टेड मतलब नोटिंग करवाओगे, नोटिंग करवाओगे उसकी प्रॉपरली। अगर इफ मतलब क्या होता है, अगर सच प्रोटेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ ऑफ प्लेस वेयर इट इज ड्रॉन, अगर वो प्रोटेस्ट मतलब अगर वो नोटिंग रिक्वायर्ड होगी बाय द प्लेस जहां पर वो बिल बना है, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में वो बना है और अगर उस कंट्री का लॉ बोलता है कि आपको प्रॉपर नोटिंग करानी है इस बिल की, तो आप पहले से उसको करा दोगे। प्रोटेस्टेड मतलब होता है नोटिंग, ठीक है। दिस इज नॉट केस विद द इंग्लैंड बिल विच प्रोटेस्ट फॉर नॉन पेमेंट इज ऑप्शनल एज पर सेक्शन 104 ऑफ द एक्ट। जबकि यहां पर इंडिया में ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो आप नोटिंग करवा लो, बिल डिसऑनर हो रहा है तो, है ना, और चाहो आप नहीं कराओ, यहां पर कंपलसरी नहीं है इंडिया में। पर फॉरेन लॉ में अगर उनके लॉ में लिखा है तो आपको नोटिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप नोटिंग चार्जेस उसी से ले लेना और क्या, ठीक है। फिर डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट देखो, an instrument is payable on demand but is expressed to be so payable when no time is specified on it, a check is always payable on demand। बोल रहा है कि अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो जो ऑन डिमांड है तो बस वो ऑन डिमांड है, जब डिमांड करोगे हेलो पैसा दे, तुरंत पैसा मिल जाएगा, ऑन डिमांड। और एक चीज हमेशा याद रखना, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक में तुम कभी ऐसा नहीं लिख सकते चेक इज पेबल आफ्टर 2 months, नहीं लिख सकते, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जब चेक बैंक में डिपॉजिट किए तब पैसा मिल गया, ठीक है। देखो, a promissory note or a bill is payable after a specified period or happening of a specified event which is certain, underline this word certain, it is a time instrument। if a promissory note or bill of exchange bear the expression at sight on presentation means on demand, the word on demand usually found in the promissory note where the word at sight are found in bill of exchange। क्या बोल रहा है, अगर ऑन डिमांड लिखा है तो वो जनरली प्रोमिसरी नोट के लिए इशू होता है कि एक ऐसा प्रोमिसरी नोट जिसके लिए जब अमाउंट मांगेगा पे तब प्रोमिसर उसको पेमेंट कर देगा। और बिल एट साइट मैं तुम लोग ऑलरेडी बता दिया हूं, एक ऐसा बिल जिसका डिमांड मैं जब करूं तब मेरे को पैसा मिल जाएगा। और टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड इवेंट और आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, या तो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद और या तो हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट। पर एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि वो स्पेसिफाइड इवेंट जो है वो सर्टेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सर्टेन। और सर्टेन होने का मतलब क्या है, इट शुड नॉट बी कंटिंजेंट, इट शुड नॉट बी अ कंटिंजेंट इवेंट। और सर्टेन इवेंट का मतलब मैं तुम लोग को बता दिया हूं कि गवर्नमेंट मतलब लॉ क्या मानती है, सर्टेन इवेंट मतलब क्या होता है, सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, दिस इज अ सर्टेन इवेंट विच इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। फिर इसके बाद जेन्युइन एकोमोडेशन और फिक्टिशियस बिल, ठीक है। जेन्युइन बिल क्या होता है, व्हेन अ बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड फॉर अ कंसीडरेशन इट इज अ जेन्युइन बिल। मतलब सिंपल सी बात है, सेल परचेज के ट्रांजैक्शन में अगर तुम बिल ड्रॉ कर रहे हो जेन्युइन है, क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट में आपने कुछ वैल्यू दी है, उसके अगेंस्ट में आपने कुछ वैल्यू दी है, तो दैट इज अ जेन्युइन बिल, ठीक है। When it is drawn, accepted, endorsed without consideration, it is an accommodating bill। तो accommodation bill का मतलब वैसे मैं तुम लोग को बनाया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, पर जो बच्चे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे से नहीं पढ़े, लॉ बस पढ़ रहे हैं मेरे से, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा accommodation bill क्या होता है। मैं, मेरा दोस्त, हम दोनों यहाँ आईफोन ले ना चाहते जहां। तो हमने क्या किया पता है, घपला किया। मैंने इसके ऊपर 2 लाख का बिल ड्रॉ किया, मैं ड्रॉर हूं, ये ड्रॉई है, मैंने इसके ऊपर 2 लाख का बिल ड्रॉ किया और इसको बोला जाए काम कर बैंक से इसको डिस्काउंट करा क्या। अब जिस बच्चों को डिस्काउंटिंग का भी मतलब नहीं पता, तो डिस्काउंटिंग मतलब ये होता है कि बैंक हमसे बिल लेती है, कुछ एक नॉमिनल अकाउंट काट लेती है और बचा कुछ, जैसे मान लो 2 लाख का बिल है, बैंक 5,000 काट ली, 1,95,000 हमको दे देगी और जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन मैं डायरेक्ट इसको, सॉरी मैं तो ड्रॉर हूं ना, मैं तो ड्रॉर हूं, ये बंदा डायरेक्टली बैंक को पेमेंट कर देगा, ये बंदा डायरेक्टली बैंक को पेमेंट कर देगा। तो दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। मतलब बैंक से हम पैसा ले लेते हैं और 3 महीने बाद जब ड्यू डेट आएगी तो वो बंदा डायरेक्ट बैंक को दे देगा पैसा। बैंक इससे हमने कुछ चार्जेस काटती है, मान लो 5,000 10,000 काट ली, तो हमको 1,90,000 रुपए मिला, हम दोनों आधा आधा बांटे, 1,90,000 को 85,000 बांटे, 85 नहीं यार, 95,000 हम लोग बांटे, ठीक है। और फरार, अपना अपना आईफोन लेके गायब, बैंक हमको ढूंढते फिर रही है। तो दिस इज नोन एज एकोमोडेटिंग बिल। मतलब बेसिकली ये तो हमने घपला किया, पर एकोमोडेशन बिल जो है वो पहले जो चलता था, आजकल चलता क्या, लॉ में तो बिल्कुल फ्रॉड है, लॉ में तो लिखा ही नहीं है एकोमोडेशन बिल का मीनिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर लॉ बिल्कुल एकोमोडेशन बिल को अप्रिशिएट नहीं करता, इससे रिलेटेड कोई भी एक्ट नहीं है, ठीक है। तो एकोमोडेशन बिल जनरली दो दोस्त आपस में एक दूसरे की हेल्प के लिए बिल ड्रॉ कर लेते थे, डिस्काउंट करा लेते थे,
ताकि उन लोगों को जो पैसे की जरूरत है वो पूरी हो जाए, फिर उन लोग इज्जत से पैसा वापस कर देते थे। पर लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया और इसलिए एकोमोडेशन बिल के चक्कर में ओरिजिनल बिल्स के भी वांदे हो गए। ओरिजिनल बिल्स भी आजकल फर्जी लगते हैं। क्यों? क्योंकि एकोमोडेशन बिल इतने चले मार्केट में, इतने चले मार्केट में, बैंक वाले परेशान हो गए और लोग ओरिजिनल बिल को भी एक्सेप्ट करना धीरे धीरे बंद कर दिया आजकल। इसलिए तुमको मार्केट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चलन नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट जो कंपनियों के बहुत नाम चलते हैं मार्केट में, जैसे रिलायंस, टाटा, इनके बिल्स आपको मार्केट में चलते हुए दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का नाम चलता है मार्केट में। ठीक है, तो दैट इज नोन एज एकोमोडेशन बिल। ठीक है, तो देखो व्हेन बिल इज ड्रॉन विदाउट कंसिडरेशन, एक सेकेंड, चलो भाई एप्पल पेंसिल भी अब थक गई है, बोल रही है खत्म करो, करते खत्म। ठीक है, समझते हैं बात को फाइनली। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, देखो विदाउट कंसिडरेशन इज एन एकोमोडेटिंग बिल, मतलब हम दोनों भाई भाई एक दूसरे की मदद के लिए एक बिल फाड़ के दे दिए, बैंक को चूना लगाए और फरार हो गए, तो दैट इज नोन एज एकोमोडेटिंग। बेसिकली फरार नहीं होते सारे, पर जनरली लोगों ने इसका प्रयोग इसी प्रकार किया, इसीलिए बिल्स जो है वो मार्केट में क्या हो गए, बदनाम हो गए। एक सेकंड रुको, हेलो, चलो देखो, when drawer or payee or both are fictitious, the bill is called fictitious bill. If both drawer and payee of a bill are fictitious person, the acceptor is liable to the holder in due course. If the holder in due course can show that the signature of the supposed drawer that of first payee are in some same handwriting. देखो सिंपल सी बात है, जब दोनों बंदे fictitious है, fictitious मतलब हवाओं में है, दोनों बंदे का है हवाओं में, मतलब सपनों में, मतलब not in real, they both are fictitious। ठीक है, ये देखो, that is known as fictitious bill. If both drawer and pay of bill are fictitious person, the acceptor is liable to holder in due course. कौन लायबल होगा? एक्सेप्टर, जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ड्रॉई, यानी कि ड्रॉई किसको लायबल रहेगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स को। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है तुम लोग को पता चल गया, उस बंदे को एक्सेप्टर लायबल होगा। ठीक है, इफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन शो दैट द सिग्नेचर ऑफ द सपोज ड्रॉअर, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स ने दिखा दिया, कब क्या दिखा दिया, कि जो ड्रॉअर था, सपोज ड्रॉअर एंड द फर्स्ट पे आर इन सेम हैंडराइटिंग, तो जो फर्स्ट पे है और जो ड्रॉअर है उन लोगों की जो राइटिंग सेम है, सिग्नेचर की जो राइटिंग है वो सेम है, तो उस सिचुएशन में जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसके लिए कौन लायबल है? एक्सेप्टर लायबल है। ठीक है, एक्सेप्टर लायबल है जब दोनों फिक्टिशियस होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां पर थोड़ी गंदगी मिटा दूं मैं, तुम लोग इसको साफ सुथरा यहां से यहां तक अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, द बिल आर फिक्टिशियस पर्सन, the acceptor is liable to a holder in due course if the holder in due course can show that the signature of the supposed drawer, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना, supposed drawer and that of first pay are in the same handwriting। ठीक है, first pay are in the same handwriting। first pay कौन होता है? ड्रॉअर खुद होता है। ठीक है, पता है ना, फर्स्ट पे ड्रॉअर खुद होता है। ऐसे अगर तुम लोग चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, ड्रॉअर है और यही कौन होता है? पे ही होता है, फर्स्ट पे। मतलब बेसिकली अगर पेमेंट सबसे पहले जानी थी तो ड्रॉअर को ही जानी थी ना, क्योंकि ड्रॉअर ही पैसा के लिए बिल ड्रॉ करता है। किसको? ड्रॉई को, ड्रॉई को। अब उस सिचुएशन में मान लो बिल किसी के, फिक्टिशियस के केस में बिल किसी के भी हाथ में हो, किसी के भी हाथ में हो, तो वो कौन है? अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स पे प्रूफ कर दिया कि जो ड्रॉअर का सिग्नेचर है और जो फर्स्ट पे की हैंड राइटिंग है, फर्स्ट पे कौन है? खुद ड्रॉअर है। फर्स्ट पे कौन है? खुद ड्रॉअर है। कॉमन सेंस लगाओ, एक बिल जो ड्रॉअर ने ड्रॉ किया है, सबसे पहले उसी को पेमेंट मिलेगा अगर वो बिल को रिटेन करके रखेगा। अगर वो एंडोर्स कर दिया तो जिसको एंडोर्स किया उसको पैसा मिलेगा, पर अगर उसने बिल को रिटेन किया तो फर्स्ट पे तो वही होगा, फर्स्ट पे तो खुद ड्रॉअर होगा। तो अगर उसने प्रूफ कर दिया कि सिग्नेचर ऑफ द सपोज ड्रॉअर एंड द फर्स्ट पे दोनों अगर सेम हैंड राइटिंग है, मतलब ड्रॉअर ही पे है, तो उसको कौन, उसके लिए कौन लायबल हो जाएगा? ड्रॉई कौन हो जाएगा? लायबल हो जाएगा। एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन होता है? ड्रॉई होता है। हमने पढ़ा था ना, जब ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, जब ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वही एक्सेप्टर कहलाता है, हमने पढ़ा था ना। तो वो लायबल हो जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स जो बंदा होगा, जो भी बंदा होगा, उसके लिए ड्रॉई लायबल हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, फिर उसके बाद क्लीन एंड डॉक्यूमेंट्री बिल। When no document relating to goods are annexed to the bill, it is a clean bill. When document of the title or other document relating to goods are attached, it is a documentary bill. तो बोल रहा है अगर किसी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बिल के साथ चिपका दियो, अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बिल के साथ चिपका दियो, ठीक है, जैसे मान लो कोई गुड्स आ रहे थे और उसका बिल और वो गुड्स का रिसीप्ट दोनों एक साथ चिपका दियो, तो दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंट्री बिल। और अगर बिल साफ सुथरा है, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अटैच नहीं है, अगर बिल साफ सुथरा है, तो दैट इज नोन एज क्लीन बिल। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू फॉल्टी ड्राफ्टिंग मे बी इंटरप्रेटेड ईदर अ बिल और अ नोट, it is an ambiguous instrument, it is the holder
to decide he wants to bill or he wants to treat it as a bill or to be treated as a note. ठीक है, promissory note. Ambiguity may also arise when the amount is stated differently in words and figures. In such case, the amount stated in words will be taken into account. सिंपल सी बात है. एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूटी शब्द का मतलब पहले समझो. एम्बिग्यूटी शब्द का मतलब होता है दो राय, दो पॉइंट ऑफ व्यू बनाना, दो राय. तो जब बिल एम्बिग्यूअस है, एम्बिग्यूअस मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिल है कि नोट है, आपको देख के समझ में नहीं आ रहा है कि दिस इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट. ठीक है, तो उसमें जो होल्डर है उसको जो मान ले, उसको वो बिल मान ले तो बिल हो जाएगा, प्रॉमिसरी नोट मान ले तो प्रॉमिसरी नोट हो जाएगा. दूसरी सिचुएशन एम्बिग्यूटी कब अराइज होती है? जब तुम्हारा नंबर्स में जो अमाउंट लिखा है और जो वर्ड्स में अमाउंट लिखा है दोनों अलग है. नंबर्स में अमाउंट लिखा है 1 लाख, नंबर्स में अमाउंट लिखा है 1,01,000 रुपए, तो उस सिचुएशन में भी एम्बिग्यूटी अराइज हो रही है. तो जो वर्ड्स में लिखा हुआ है आप उसको कंसिडर करोगे, जो वर्ड्स में लिखा हुआ है आप उसको कंसिडर करोगे उस सिचुएशन में. फिर आ रहा है इनचोटे. फिर क्या आ रहा है? इनचोटे. तो एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट is known as enchote. When a person signs and delivers to another a blank or incomplete stamp paper, he authorizes the another person to make or complete upon a negotiable instrument for any amount not exceeding the amount covered by the stamp. The effect of such signing is the person signing the instrument is liable upon such instrument the capable which is signed is holder in due course of the instrument. सिंपल सी बात है, एनचोटे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा बिल होता है, एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इनकम्प्लीट होता है. और इनकम्प्लीट क्यों होता है? देखो एक सेकेंड, इनकम्प्लीट ये क्यों होता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें कुछ तो भी मिसिंग है, मे बी अमाउंट मिसिंग है या मे बी एनीथिंग विच इज मिसिंग. और सिंपल सी बात है, वो जब उसको ड्रॉर को देगा तो ड्रॉर को बोलेगा कि आप अमाउंट इसमें फिल कर लेना, पर द पॉइंट इज ड्रॉर अपनी मर्जी से अमाउंट फिक्स नहीं करेगा. ठीक है, अमाउंट कितना होगा? डज नॉट एक्सीड द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प. ठीक है, तो उस स्टैम्प जितना उसको ऑथोराइज कर रहा है वो उतना ही अमाउंट उसमें लिख सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं लिख सकता. तो उसके बाद जब वो लिख देगा अमाउंट तो सिंपल सी बात है फिर बिल कंप्लीट हो जाएगा. तब तक वो बिल कंप्लीटेड नहीं है. लिटरली गाइस गले की पूरी बैंड बज चुकी है मेरी. तो देखो अब सिंपल सी बात है, यहां पर जो छोटे इंस्ट्रूमेंट है वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो जो बंदा है, जो ड्रॉई है, जिसने वो ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दिया था ड्रॉर को, वो लायबल है अप टू द एक्सटेंट ऑफ कि उसके जो सिग्नेचर है उसकी वैल्यू कितनी है, कहां तक उसकी सिग्नेचर की वैल्यू है, वहां तक वो लायबल हो जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स को. और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? कोई भी हो सकता है जिसके हाथ में वैलिड बिल पड़ा हुआ है. फिर आ रहा है तुम्हारा एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो देखो when an instrument is drawn conditionally for a special purpose or as a collateral security and not for the purpose of transferring property therein, it is called escrow instrument. क्या होता है escrow instrument? हर चीज का तुम कीवर्ड मार्क करके रखो which is issued as a collateral security. मतलब एक सिक्योरिटी की तरह दे रहे हो कि अगर हमने ये कार्यक्रम नहीं हो पाया या ये पेमेंट नहीं हो पाया तो ये एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी वर्क करेगा. व्हाट डू यू मीन बाय कोलेटरल सिक्योरिटी? कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी. तो एक बिल जब तुम एडिशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब आप एडिशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ कर रहे हो तो दैट इज नोन एज एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट. द लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट डज नॉट अराइज इफ द कंडीशन एग्रीड अपॉन आर नॉट फुलफिल एंड द पर्पस फॉर विच इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड. सिंपल सी बात है, जिस कंडीशन के लिए तुमने कोलैटरल सिक्योरिटी लगाई थी, अगर वो कंडीशन नहीं हुआ या अगर वो कार्यक्रम नहीं हुआ तो कभी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कम्स इनटू पिक्चर होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि तुमने इसको एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया. तो जब तक वो कंडीशन ना हो जाए, जैसे तुमने बोला था मैं ये पैसा तेरे को दे दूंगा, अगर नहीं दिया तो बिल ऑफ एक्सचेंज अराइज हो जाएगा. तो अगर तुम पैसा नहीं दिए तभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज अराइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो दैट इज नोन एज कंटिंजेंट एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट विच इज कोलैटरल सिक्योरिटी विच वर्क्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. ठीक है, फिर उसके बाद तुमको पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहां फिर से दिया है. ड्रॉर मतलब तुमको आता है, ड्रॉई मतलब तुमको आता है. मैं तुमको बता रहा हूं ड्रॉर इन केस ऑफ नीड, सॉरी ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. ठीक है, और एक्सेप्टर फॉर ऑनर, ये दो टर्म तुम्हारे लिए नया है. तो देखो द पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द बिल और ऑन एनी इंडोर्समेंट देयर ऑफ इन एडिशन टू द नेम ऑफ ड्रॉई हु शुड बी रिसोर्टेड इन केस ऑफ नीड. सिंपल सी बात है, एक तो ड्रॉई होता है. कौन होता है ड्रॉई? जो पैसा देगा. बाई चांस ड्रॉई पे पैसा नहीं दिया, उस सिचुएशन में अगर बिल में एक एडिशनल नाम दिया हुआ है, एडिशन टू द नेम ऑफ ड्रॉई, मतलब ड्रॉई को छोड़ के एक और ड्रॉई का नाम दिया हुआ है, और वो ड्रॉई तभी पिक्चर में आएगा. और शुड बी रिसोर्टेड मतलब तभी पिक्चर में आएगा जब ओरिजिनल ड्रॉई पेमेंट नहीं करेगा. जब ओरिजिनल ड्रॉई पेमेंट नहीं करेगा तभी ये वाला ड्रॉई, कौन सा ड्रॉई? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड पिक्चर में आएगा. इसी को क्या बोलते हैं? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. ठीक है, when a drawing in case of need is named in bills of exchange or in any endorsement thereon, the bill of exchange is not dishonored unless it is been dishonored by such drawing. सिंपल सी बात है, अगर ड्रॉइंग केस ऑफ नीड जैसा कुछ सीन बन रहा है, अगर ड्रॉइंग केस ऑफ नीड जैसा कोई सीन बन रहा है, तो मान लो जो ओरिजिनल ड्रॉई था उसने डिसऑनर कर दिया बिल को, तब भी हम बिल को डिसऑनर नहीं मानेंगे.
कब तक? जब तक ये जो दूसरा ड्रॉई है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है, वो भी उस बिल को डिसऑनर ना कर दे। ठीक है, क्योंकि अपने पास दो ड्रॉई है कायदे से, एक तो पहला ओरिजिनल ड्रॉई है, अगर ये पेमेंट नहीं किया तो दूसरा ड्रॉई पेमेंट करेगा, अगर ये दूसरा ड्रॉई भी पेमेंट नहीं किया तब बिल डिसऑनर होगा, तब तक डिसऑनर नहीं होगा। ठीक है, अ ड्रॉई इन केस ऑफ नीड मे एक्सेप्ट टू पे द बिल विदाउट प्रीवियस प्रोटेस्ट। सिंपल सी बात है, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी नोटिंग के वो इज्जतदारी से एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ मैं कर रहा हूं पेमेंट, मत कराओ, नोटिंग वोटिंग मत कराओ, मैं कर रहा हूं पेमेंट। एक्सेप्टर मतलब तुमको पता है कौन होता है? द ड्रॉई साइन इज एक्सटेंड अपॉन द बिल एंड डिनेबल द सेम टू द होल्डर, देन ही बिकम द एक्सेप्टर। ड्रॉई जब बिल को एक्सेप्ट कर लेता है वो एक्सेप्टर बन जाता है। एक्सेप्टर फॉर ऑनर, इसका मतलब समझो पर्सन एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुप्रा प्रोटेस्ट फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉअर और ऑफ एनी वन ऑफ द एंडोर्सर। सिंपल सी बात है, एक ऐसा बंदा जो एडिशनल सिक्योरिटी दे रहा है, एडिशनल सिक्योरिटी दे रहा है कि अगर बिल डिसऑनर हुआ, ये देखो बिल सुप्रा प्रोटेस्ट फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉअर, मतलब ड्रॉअर को वो सुप्रा प्रोटेस्ट दे रहा है, मतलब अपनी तरफ से सुपर, एकदम सुपर डुपर वो दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है कि मैं ऑनर करूंगा ना बिल को, तू काय टेंशन ले रहा है, मैं ऑनर करके रहूंगा बिल को, तू टेंशन काय ले रहा है। ड्रॉअर को बोल रहा है या किसी एंडोर्सी को बोल रहा है, हो सकता है बिल एंडोर्सी के पास हो, तो किसी एंडोर्सी को बोल रहा है, तो दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। Acceptance for honor must specify as to whose honor he is accepting the bill, otherwise it shall be deemed to be made for the honor of the drawer। और जो acceptance for honor है वो इज्जत से बताएगा कि मैं इस ड्रॉअर के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं, मतलब अगर ड्रॉअर के पास बिल रहेगा किसके टाइम, ड्यू के टाइम, तभी मैं पेमेंट करूंगा, अदरवाइज मैं ऑनर नहीं करूंगा। वो बकायदा बताएगा कि अगर ड्रॉअर के हाथ में बिल रहा तो मैं ऑनर करूंगा, अगर ड्रॉअर के हाथ में बिल नहीं रहा मैं नहीं कर रहा ऑनर। ठीक है, हो सकता है ड्रॉअर उसका चहीता हो, करीबी हो, या फिर वो बोल दिया कि इस एंडोर्सी के हाथ में अगर बिल रहा, ये इसका नाम मैं बता रहा हूं, एक्स के नाम पे अगर बिल रहा तभी मैं बिल को ऑनर करूंगा, अदरवाइज मैं ऑनर नहीं करूंगा। तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा, ये देखो मस्ट स्पेसिफाई एज टू हुज ऑनर ही इज एक्सेप्टिंग। ठीक है, किसको ऑनर वो एक्सेप्ट करने वाला है फॉर द बिल, अदरवाइज इट शैल बी डीम्ड टू बी मेड फॉर द ऑनर ऑफ द ड्रॉअर। ठीक है, तो अदरवाइज अगर वो नहीं बता रहा है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो ड्रॉअर को वो करने वाला है। ठीक है, ड्रॉअर का वो बिल ऑनर करने वाला है। ठीक है, ड्रॉअर के बिहाफ में। तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए भैया ड्रॉअर इन केस ऑफ नीड और एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई सिंपल सी बात है, ड्रॉई जो है ना, इन केस ऑफ नीड उसका नाम बिल में लिखा हुआ रहता है, और एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर वाला बाद में बंदा एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ऑनर कर दूंगा बिल को, अगर बिल डिसऑनर होने की सिचुएशन आई तो मैं ऑनर करके दूंगा। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करता है फॉर द ऑनर। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो डिफरेंस बता दूं दोनों में, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर बिल डिसऑनर होने के बाद की सिचुएशन है, आफ्टर डिसऑनर के बाद की सिचुएशन है। डिसऑनर हो गया बिल, अब वो बोल रहा है मैं ऑनर करके दूंगा, अब वो खुद ड्रॉई भी हो सकता है ना, खुद ड्रॉई भी हो सकता है कि बोल रहा है कि नहीं मैं बिल को ऑनर करके दूंगा। और क्या ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड वो बंदा है जिसका एडिशनल ड्रॉई। ठीक है, तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड कौन होता है? एडिशनल ड्रॉई होता है। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड कौन? एडिशनल ड्रॉई। इस सिचुएशन में बिल डिसऑनर होगा ही नहीं। क्यों? जब तक एडिशनल ड्रॉई ना बोल दे कि नहीं भैया अब तो हम भी पैसा नहीं दे पाएंगे, तब बिल डिसऑनर होगा। पर यहां एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर के केस में बिल डिसऑनर होगा उसके बाद, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, विच हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ बेटर सिक्योरिटी। ठीक है, नोटेड और प्रोटेस्टेड मतलब नोटिंग चार्जेस पे हो गया, नोटिंग चार्जेस पे हो गया मतलब सिंपल सी बात है बिल डिसऑनर हो गया। तो इस सिचुएशन में वो बोल रहा है नहीं मैं बिल को ऑनर करा के दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, पेई का मतलब आपको पता है, होल्डर का मतलब आपको पता है, एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज ओन नेम टू द पोजीशन देयर ऑफ एंड द रिसीव एंड रिकवर द अमाउंट ड्यू टू हिम। होल्डर का मतलब मैं तुम लोग को बताया था, यहां पर कहां गया होल्डर, ये देखो होल्डर कौन होता है? वो बंदा जिसके पास पोजीशन टाइटल दोनों होता है वो होल्डर होता है। ऐसा बंदा जिसका पोजीशन भी होता है टाइटल भी होता है तो वो कौन होता है? होल्डर। ठीक है, तो इसका मतलब तुमको पहले से पता है। फिर उसके बाद होल्डर इन ड्यू कोर्स पता है, बता दिया गया है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब एंडोर्सर कौन होता है? जो बिल को एंडोर्स करेगा। एंडोर्सी कौन होता है? जिसको बिल दिया गया है, जिसको बिल दिया गया है वो एंडोर्सी है, जो बिल दे रहा है वो एंडोर्सर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? लास्ट टॉपिक है तुम्हारा इसका, कैपेसिटी टू बिकम अ पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सिंपल सी बात है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वो लोग नेगोशिएबल में एंटर नहीं हो सकते। लेकिन
कहाँ है, द मैनर और कंडीशन अंडर विच सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन लाइक माइनर, कॉर्पोरेट बॉडी, एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन बी अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर एज फॉलोज। बोल रहा है कुछ सिचुएशन में इन लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्टी बन सकते हैं। कौन कौन? माइनर, कॉर्पोरेट, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो देखो माइनर कब बन सकता है? A minor is not competent to contract, thereof he cannot bind himself to becoming a party, a negotiable instrument. But mere presence of minor as one of the party in the negotiable instrument does not makes it invalid. मतलब minor present हो सकता है negotiable instrument में being a party, ठीक है। Plus a minor can draw, endorse, deliver, negotiate an instrument so as to bind all parties except himself. बोल रहा minor accept, draw, endorse सब कर सकता है बिल को, पर वो सिर्फ अपने आप को बाइंड नहीं करेगा। अपने आप को बाइंड नहीं करेगा, बाकी सबको बाइंड कर देगा, बस अपने आप को बाइंड नहीं करेगा। देखो यहां पर तुमको एग्जांपल दिया हुआ है कि यहां पर सी जो है वो माइनर है, तो ए और बी जो है वो लायबल रहेंगे, ठीक है, पर सी जो है वो लायबल नहीं रहेगा क्योंकि वो माइनर है। पर इन केस ऑफ, ये देखो, इन केस ऑफ नेसेसिटी इट इज ओनली द स्टेट ऑफ द माइनर इज लायबल, ठीक है। तो इन केस ऑफ नेसेसिटी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था कि इन केस ऑफ नेसेसिटी माइनर की प्रॉपर्टी लायबल हो जाती है, ठीक है। कॉर्पोरेशन, अगर उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो वो पार्ट बन सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, अगर उनके एओए में लिखा हुआ है, ठीक है। एजेंट, एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हुए जब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी बना हुआ है तब तक तो ओके है, पर जैसे ही वो अपने प्रिंसिपल की अथॉरिटी से ज्यादा जाके पार्टी बनने की कोशिश किया तो अब प्रिंसिपल लायबल नहीं है। तो देखो एजेंट कैन बाइंड हिज प्रिंसिपल बाय एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ओनली विच इज ड्यूली ऑथोराइज्ड टू बिकम, ये देखो ड्यूली ऑथराइज्ड, ठीक है, become a party negotiable instrument. The agent is required to make it is clear that he is acting in representative capacity, which must be evidenced by the manner he signs such document. The form of signature must show that he does not intended to incur personal liability. सिंपल सी बात है, वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में बस आ सकता है, प्रिंसिपल जितनी अथॉरिटी दिया है उतना ही काम वो करेगा, प्लस अपने सिग्नेचर से वो चीज प्रूफ करेगा कि नहीं मैं पर्सनली लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा हूं, मैं अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में कार्यक्रम कर रहा हूं। ये देखो इनकर पर्सनल लायबिलिटी, नॉट इंटेंडेड टू इनका प्रिंसिपल लायबिलिटी, उसके सिग्नेचर से ये चीज क्लियर कट दिखनी चाहिए कि वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में कर रहा है, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में, अपनी पर्सनल लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा है वो, ठीक है। एग्जांपल देखो, मैनेजर ऑफ एबीसी अगर अपना खुद का साइन कर ले तो वो पर्सनल लायबल हो गया, क्यों? क्योंकि उसने अपना खुद का साइन किया। मैनेजर ऑफ एबीसी अगर एबीसी लिमिटेड का स्टैंप लगा के उनका सील का वाला साइन करे तब फिर वो दिखा रहा है कि नहीं प्रिंसिपल लायबल है। देखो नॉट पर्सनली लायबल, पर्सनली लायबल, तो अगर एबीसी कंपनी का मैनेजर जो है वो अपना खुद का साइन कर दे तो वो पर्सनली लायबल हो गया, पर एबीसी कंपनी का मैनेजर अगर एबीसी कंपनी का स्टैंप लगा दे तब वो शो कर रहा है कि नहीं भैया मैं तो पर्सनली लायबल नहीं हूं, मैं तो एबीसी कंपनी लिमिटेड के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, as per section 30 of a legal representative of deceased person who signs his name of negotiable instrument incur personal liability unless by clear words he limits his liability to the extent of asset। तो बोल रहा है अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में साइन कर देता है, ठीक है, और अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा है इस चीज को, किस चीज को, कि इनकर पर्सनल लायबिलिटी अनलेस क्लियरली बाय हिज वर्ड लिमिट कर रहा है अपने आप को कि उसको जितना एस्टेट मिल रहा है अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव का वो उतना ही लायबल है, उसको साइन करते टाइम ये चीज क्लियर कट बतानी पड़ेगी कि मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मेरे को जितना एस्टेट मिला है, जिस पार्टी जिसकी डेथ हुई है उसका जितना एस्टेट मिला है मैं बस उतना ही लायबल हूं, उससे ज्यादा मैं लायबल नहीं हूं। मतलब मेरी कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, वो दोनों हाथ खड़े करके बोल देगा साफ साफ, मेरी कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, मेरे को जितना एस्टेट मिला है मैं उतना ही लायबल रहूंगा। उसको ये चीज क्लियर वर्ड्स के द्वारा बतानी है, ठीक है। अगर वो नहीं बताया पर्सनली लायबल हो जाएगा, अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं बताया तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, समझे। तो उसको क्लियर कट बताना है कि मेरे को जितना एस्टेट मिला है मैं उतना ही लायबल रहूंगा। क्लियर हुई बात। तो इसके साथ हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, तगड़े से रिवीजन करना है, वीडियो को 5 बार देखना है, 1.5 की स्पीड में देखना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन सारे सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछोगे, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।